आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की हिंदी भाषा। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषा का पेपर सेम रहता है, मतलब हिंदी का सिलेबस इनके सेम ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि खंड का पाठ 1, 2, 3, 4, 5 खंड का 5 पार्ट थे। इन 5 पार्ट को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग खंड ख का पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 कार्यालयीन भाषा ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कार्यालयीन भाषा खंड ख का हिंदी भाषा और उसके विविध रूप में पार्ट 1 जो है कार्यालयीन भाषा। आइए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये हम पहुंच चुके हैं। पहला प्रश्न है, कार्यालयीन भाषा के महत्व पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए, अथवा कार्यालयीन भाषा से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित लिखिए, अथवा कार्यालयीन हिंदी की विशेषताएं बताइए, अथवा कार्यालयीन भाषा से तात्पर्य और विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा कार्यालयीन भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा हिंदी के संदर्भ में उसकी उपयोगिता बताइए, अथवा राष्ट्रभाषा हिंदी के कार्यालयीन स्वरूप को वर्णित कीजिए, अथवा कार्यालयीन भाषा की परिभाषा एवं विशेषताएं बतलाइए। तो इस तरह के जो प्रश्न रहेंगे उसका उत्तर आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले हम लोग कार्यालयीन भाषा को समझते हैं, अथवा में एक और है कार्यालयीन भाषा को समझाइए। तो ये सारे प्रश्न आपके इस सेंशन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। सबसे पहले कार्यालयीन हिंदी क्या है उसको समझते हैं। कार्यालयीन भाषा या कार्यालयीन हिंदी, ठीक है। कार्यालयीन हिंदी भारत का संविधान अध्याय 17 अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी। इसके अनुसार राजभाषा एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है सरकारी कामकाज, राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा। राजभाषा के लिए अंग्रेजी शब्द पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। इस शब्द का प्रयोग कानूनी तौर पर स्वतंत्र भारत के संविधान में सर्वप्रथम किया गया। इसी आधार पर हिंदी को कार्यालयीन भाषा भी कहते हैं। राजकाज का क्षेत्र मुख्यतः शासन प्रशासन, विधान कार्यपालिका और विधि न्यायालय है। सामान्यतः देश की राष्ट्रभाषा को ही उसके मानक रूप में राजभाषा का स्थान दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और हिंदी को 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा का गरिमामय पद दिया गया। राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियम सभी सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, संस्थानों, निगमों और भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों पर लागू होते हैं। इसकी पुष्टि राजभाषा विभाग यानी गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या 1202777788 राज्य भाषा खंड ख दिनांक 6/8/1987 में की है। कार्यालयीन हिंदी की अनुकूल दिशा में गति प्रदान करने में कार्यालयों में प्रयुक्त प्रारूप, टिप्पणी, सार लेखन, रिपोर्ट आदि के अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं। इन दोनों में ही कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप एवं प्रयोग अत्यधिक बृहद होता है। कर्मचारी की तत्परता, भाषाई दक्षता और अभ्यास के प्रारूपण, टिप्पण, सार लेखन, रिपोर्ट, अनुवाद आदि की भाषा में स्पष्टता, शुद्धता, सरलता, वैधानिक एवं प्रभावी रूप से प्रकट होती है। प्रारूपण, कार्यालयों में किसी संस्था या व्यक्ति को पत्र भेजने से पहले उस पत्र का एक प्रारूप या मसौदा या ड्राफ्ट तैयार किया जाता है तथा उसे उच्च अधिकारियों द्वारा अनुमोदित कराकर पत्र के रूप में भेजा जाता है। यह प्रारूप पहले की टिप्पणियों, संबंधित पूर्व पत्रों एवं अधिकारियों के पूर्व आदेशों के आधार पर तैयार किया जाता है। हम लोगों ने प्रारूपण समझ लिया है, अब हम प्रतिवेदन समझेंगे। प्रतिवेदन किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के सौद्देश्य सूक्ष्म निरीक्षणोपरांत तैयार किया गया वह संपूर्ण विवरण प्रतिवेदन कहलाता है, जो उस व्यक्ति, वस्तु एवं घटना की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के साथ साथ उपादेयता का भी परीक्षण प्रस्तुत कर रहा हो। तो ये प्रतिवेदन था। कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश कार्यालय की किसी विशेष कार्यविधि के नवीकरण,
परिवर्तन आदि के संबंध में या किसी विषय अन्य प्रशासकीय आदेश के पालन के संबंध में किसी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, पद तथा स्थायीकरण या प्रतिनियुक्ति के संबंध में जारी किया जाता है। सूचनार्थ इसकी प्रतियां सभी संबंधित विभागों, कार्यालयों, संस्थाओं या व्यक्तियों को भेजी जाती है। कार्यालय के सामान्य नियम पालन की सूचना भी बहुधा इसी के द्वारा प्रसारित की जाती है। अब समझेंगे हम स्मरण पत्र। स्मरण पत्र क्या है? जब किसी कार्यालय से उसे पहले भेजे गए पत्र पर मांगी गई जानकारी या पत्र द्वारा मांगा गया कोई निर्णय समय पर प्राप्त नहीं होता तो उसे प्राप्त करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें स्मरण पत्र कहते हैं। इस प्रकार के पत्र बहुधा सामान्य जानकारी प्राप्त के पत्र के रूप में ही लिखे जाते हैं, किंतु इसमें बहुधा पत्र का वही प्रारूप प्रयुक्त होता है जो उसके पूर्व के प्रथम पत्र में हुआ था। जैसे सामान्य सरकारी पत्र के लिए ज्ञापन के रूप में, अर्ध सरकारी पत्र के लिए अर्ध सरकारी पत्र के रूप में। तो ये था स्मरण पत्र। अब अगला है परिपत्र। परिपत्र क्या होता है? इस प्रकार के पत्र सचिवालय, विभागीय कार्यालय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को विभागीय सूचनाएं, आदेश और अनुदेश देने के लिए लिखे जाते हैं। साथ ही नीति विषयक प्रश्नों पर या अन्य ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जो चर्चा या जांच पड़ताल के विषय रहे हों, शासन के विनिश्चयों को या इस संदर्भ में सामान्यतः लागू होने वाले आदेशों को सूचित करने के लिए परिपत्र लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्र के विषय वस्तु एक ही होते हैं और लिखने वाला अधिकारी उसी विभाग अथवा अन्य विभागों के अनेक अधिकारियों को संबोधित कर परिपत्र प्रेषित करता है। अब अगला है अधिसूचना। अधिसूचना सरकारी रूप में जो घोषणाएं समस्त सरकारी कार्यालयों तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों या आम जनता की सूचना के लिए राज्य शासन द्वारा अपने राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, उन्हें अधिसूचनाएं कहते हैं। इसका उपयोग अधिनियमों, आदेशों, अधिकारियों के कार्यभारी अधिकारों, उनकी नियुक्तियों, पदोन्नतियों, शुद्धियों और स्थानांतरों की सूचना आदि देने के लिए किया जाता है। अधिसूचना अन्य पुरुष में लिखी जाती है। इसमें किसी भी विशेष व्यक्ति को संबोधित नहीं किया जाता। इसमें अधिसूचना भेजने वाले या प्रकाशित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पदनाम दिया जाता है। अब आगे जानेंगे टिप्पणी क्या होता है। टिप्पणी पत्र आदि के निपटान के लिए समय समय पर जो अभ्युक्तियाँ यानी रिमार्क्स लिखी जाती हैं उन्हें टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणियों पर आदेश प्राप्त कर तदनुसार कार्य किया जाता है। टिप्पणी वे अभिव्यक्तियां हैं जो किसी विचाराधीन विषय के संबंध में लिखी जाती हैं जिससे उसे निस्तारण की सुविधा हो सके। टिप्पणी का उद्देश्य उन बातों को स्पष्ट रूप से तथा वर्ग अनुसार प्रस्तुत करना है जिन पर निर्णय करना होता है। उन बातों की ओर भी संकेत करता है जिसके आधार पर निर्णय लेने की संभावना होती है। अतः पत्र के सार को बतलाते हुए निर्णय के लिए अपना सुझाव देना ही टिप्पणी है तथा एक आलेख को दूसरे आलेख से जोड़ता है। तो अब हम टिप्पणी समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे सार लेखन। सार लेखन यह अपने आप में ऐसी संपूर्ण रचना है जिसे पढ़ने के पश्चात मूल एवं विस्तृत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कार्यालयों में आने वाले पत्रों के सार लेखन की दो विधियां बताई गई हैं। पहला है प्रवाह सार लेखन, दूसरा है तालिका सार लेखन। सार लेखन में ना तो भूमिका की आवश्यकता होती है और ना ही उपसंहार की। सार लेखन में प्रतिगात विषय से ही अपना अनुच्छेद प्रारंभ कर देना चाहिए तथा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सार लेखन इतना संक्षेप ना हो जाए कि विचार श्रृंखला टूटी फूटी दिखाई देने लगे। अब अगला है ज्ञापन। ज्ञापन उस सरकारी पत्र को कहते हैं जो सामान्यतः संदेश देने के लिए अपने समक्ष अधिकारियों, विभाग अध्यक्षों, जिला अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारी और महालेखापाल को लिखा जाता है। औपचारिकता के अभाव के कारण ज्ञापन सामान्य सरकारी पत्र से भिन्न होता है। इसे अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें महोदय, भवदीय आदि शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है और ना ही निवेदन है। आदेशानुसार निवेदन आदि से इसे प्रारंभ किया जाता है।
ज्ञापन पर पत्र भेजने वाले अधिकारी से नीचे का अधिकारी भी हस्ताक्षर कर सकता है। तो ये था ज्ञापन। हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या सीखा? हम लोगों ने ज्ञापन, सार लेखन क्या है, टिप्पणी के बारे में जाना, अधिसूचना के बारे में, परिपत्र और स्मरण पत्र, कार्यालय आदेश, प्रतिवेदन और प्रारूपण, इन सब बारे में जाना। क्योंकि कभी कभार इस सिंगल प्रश्न भी पूछता है कि टिप्पणी क्या है। तो हम लोगों ने इस प्रश्न में इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया। विशेषकर हम लोगों ने कार्यालयीन भाषा के महत्व पर विचार प्रस्तुत करने के प्रश्न को समझा है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो कार्यालयीन भाषा का यह प्रश्न यदि आपके प्रश्न पत्र में दिखाई दे तो आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? राजभाषा या राष्ट्रभाषा में अंतर। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, अथवा भाषा के विविध रूपों का विश्लेषण कीजिए, अथवा बोली और विभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा भाषा के कितने रूप होते हैं समझाइए। तो चलिए फटाफट से इसका उत्तर देख लेते हैं। इतिहास के आधार पर भाषा के दो रूप हैं, मूल भाषा तथा उससे विकसित भाषा। जैसे संस्कृत मूल भाषा तथा हिंदी विकसित भाषा। प्रयोग के आधार पर भाषा के निम्नांकित प्रमुख रूप है। पहला बोली, दूसरा विभाषा, तीसरा मातृभाषा, चौथा राष्ट्रभाषा, पांचवा राजभाषा तथा निर्माण के आधार पर कृत्रिम भाषा आदि। तो क्रम बाई क्रम सबको समझते हैं। हम लोग सबसे पहले बोली को समझते हैं। बोली क्या है? बोली, इसका अर्थ स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। सामान्यतः इसका अस्तित्व मौखिक होता है। इसका प्रयोग घरेलू संपर्क के लिए होता है। इसका प्रयोग करते समय भावों को प्रकट करने के लिए विविध भाव भंगिमाओं की सहायता ली जाती है। अन्य शब्दों में कहें तो बोली किसी भाषा के ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह, मुहावरों आदि की दृष्टि से उस भाषा के अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होती है। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। बहुत सी मिलती जुलती उपबोलियां का सामूहिक रूप बोली है। बोली की परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार इस प्रकार है। बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूप से भिन्न होता है, किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ न सके। साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में ही कहीं भी बोलने वाले के उच्चारण, रूप रचना, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती। अब जानते हैं बोली की मुख्य विशेषताएं। बोली की मुख्य विशेषताएं: पहला, इसका क्षेत्र सीमित होता है। दूसरा, बोली का साहित्य नहीं मिलता। तीसरा, यह स्थानीय और घरेलू होती है। चौथा, इसका रूप साहित्यिक नहीं होता। पांचवा, इसकी शब्दावली सीमित होती है। छठवां, इसमें भाषा के सहायक तत्व बहुत मिलते हैं। बोलियों का विकास एक स्वाभाविक गुण है। बोलियां ही विकसित होकर विभाषा, भाषा, राष्ट्रभाषा का रूप प्राप्त कर सकती हैं। हिंदी की बोलियां। हिंदी एक विशिष्ट क्षेत्रीय भाषा है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी इसके अंतर्गत पहला कन्नौजी, दूसरा बांगरू, तीसरा बुंदेली, चौथा खड़ी बोली और पांचवी ब्रज। ये 5 बोलियां हैं। ये हम लोगों ने देखा था पश्चिमी हिंदी। अब देखते हैं पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत पहला है बघेली, दूसरा अवधी और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी इसके अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी आती है। और राजस्थानी इसके अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और चौथी है निमाड़ी, ये सब आती हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे भाषा और बोली में अंतर। पहला है भाषा व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है और बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा, भाषा में साहित्य अधिक पाया जाता है किंतु बोली में प्रायः नहीं पाया जाता। तीसरा, एक भाषा की कई बोलियां होती हैं। चौथा, भाषा का प्रयोग राज्य कार्य में भी
होता है जबकि बोली का प्रयोग स्थानीय बोलचाल में होता है। पाँचवा, भाषा का व्याकरण होता है और उसका रूप परिष्कृत होता है, बोली में इसका अभाव रहता है। छठवां, बोली ही विकसित होकर भाषा बनती है, जो आज भाषा है वह कभी बोली थी। तो ये है भाषा और बोली में अंतर। तो हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया पहला, जैसे कि हम लोग जान रहे थे यहाँ पे बोली खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विभाषा। विभाषा क्या है? विभाषा बोली का कुछ अधिक विकसित वह रूप जिसमें साहित्य आदि रचा जाने लगता है, उसे विभाषा कहते हैं, जैसे ब्रज और अवधि। विभाषा का रूप बोली की अपेक्षा अधिक परिष्कृत एवं व्याकरण सम्मत होता है। इसे प्रांतीय भाषा या उपभाषा भी कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार एक प्रांत या उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा विभाषा कहलाती है। बुंदेलखंडी, बंगला, राजस्थानी आदि भाषाओं को भी विभाषा का दर्जा प्राप्त है। विभाषा की मुख्य विशेषताएं: पहला, विभाषा का क्षेत्र बोली से विस्तृत होता है। दूसरा, यह एक प्रदेश की भाषा होती है। तीसरा, विभाषा अपने क्षेत्र की मुख्य भाषा होती है। चौथा, यह बोलचाल और साहित्य दोनों की भाषा होती है। बोलियां विकसित होकर विभाषा का स्वरूप प्राप्त कर लेती हैं, वहीं भाषा कुछ कारणों से विभाषा का रूप प्राप्त कर लेती है। भक्ति काल में ब्रज और अवधि का स्तर भाषा का था, परंतु आज उनका क्षेत्र संकुचित हो गया है, उन्हें विभाषा ही माना जाता है। भाषा के इस प्रकार वापस लौटने के कारण क्या हो सकते हैं? पहला, राजनीतिक परिस्थितियां। दूसरा, सामाजिक मान्यताएं। तीसरा, प्रशासनिक आवश्यकताएं। चौथा, साहित्य सृजन। जब प्रशासन किसी भाषा को कम महत्व देने लगता है तथा उसमें साहित्य सृजन भी कम होने लगता है, तभी कोई भाषा विभाषा का रूप धारण कर लेती है। अब हम जानेंगे भाषा तथा विभाषा में अंतर। पहला, भाषा बोली का पूर्ण विकसित रूप है तो विभाषा बोली का अर्ध विकसित रूप है। दूसरा, भाषा में प्रचुर साहित्य पाया जाता है जबकि विभाषा में कम। तीसरा, भाषा व्यापक क्षेत्र में प्रचलित होती है जबकि विभाषा प्रांत विशेष तक ही सीमित रह जाती है। चौथा, भाषा राज्य कार्य में भी प्रयुक्त होती है जबकि विभाषा सामान्यतः बोलचाल में ही व्यवहृत होती है। पांचवा, विभाषा क्षेत्रीय शिक्षा का माध्यम हो सकती है तथा भाषा संपूर्ण राष्ट्र का। तो हम लोगों ने यहाँ ऊपर देखा था भाषा तथा विभाषा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विभाषा तथा बोली में अंतर। दोनों अलग है, सेम मत समझिएगा, ठीक है। वहाँ भाषा विभाषा थी और यहाँ पे बोली और विभाषा है, ठीक है। तो बोली और विभाषा में अंतर। पहला, विभाषा में साहित्य होता है जबकि बोली प्रायः साहित्य का अभाव में होता है। यानी विभाषा में साहित्य हो सकती है लेकिन बोली में साहित्य नहीं होती भी है तो बहुत कम। दूसरा, विभाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली स्थानीय या सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। तीसरा, विभाषा बोली का अर्ध विकसित रूप है। चौथा, बोली शिक्षा का माध्यम नहीं है जबकि विभाषा हो सकती है। पांचवा, बोली को राज्य मान्यता प्राप्त नहीं होती जबकि विभाषा को हो सकती है। छठवां, बोली स्थानीय भाषा है और विभाषा प्रादेशिक। सातवां, बोली का व्यवहार मौखिक होता है, विभाषा का लिखित होता है। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। हम लोगों ने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। वो कौन कौन से पॉइंट हैं? हम लोगों ने 2 पॉइंट बोली विभाषा कर लिया है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट मातृभाषा पे। तो ये तीसरा पॉइंट मातृभाषा पे आ चुके हैं। मातृभाषा क्या है? वह बोली या भाषा जो बच्चे को जन्म से ही माता के मुख से सुनाई पड़ती है। जिस घर परिवार में जो बोली या भाषा बोली जाती है उसकी मातृभाषा हो जाती है। यथा मराठों की मातृभाषा मराठी है और बंगालियों की बंगाली। भारत में बोलियों के अलावा 15 प्रमुख भाषाएं हैं और वे संबंधित निवासियों की मातृभाषाएं हैं। इन सभी भाषाओं को संविधान में स्थान प्राप्त है। साहित्य की रचना प्रायः सभी भाषाओं में मिलती है। प्रमुख मातृभाषाएं हैं हिंदी, मराठी, बंगला, गुजराती, तमिल, तेलुगु, असमिया, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, उड़िया और उर्दू। अगला पॉइंट है राजभाषा। आइए जानते हैं राजभाषा क्या है। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, अर्थात राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा या भारतीय संघ की भाषा।
भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया। राजभाषा बनाने के लिए सरकारी कामकाज इसी में होना चाहिए। हिंदी 7 राज्यों में राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। शेष राज्यों में अपने अपने प्रदेशों की भाषाएं हैं। कश्मीरी, सिंधी और संस्कृत भी राज्य की राज्य भाषाएं नहीं हैं। कार्य के निर्णय, शिक्षा का माध्यम, रेडियो और दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए। भारतीय संविधान में अंग्रेजी का प्रयोग सीमित समय के लिए रखा गया है, क्योंकि गैर हिंदी भाषी राज्यों की सुविधा को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। अब अगला पॉइंट है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रभाषा क्या है आइए जानते हैं। जब कोई भाषा इतना महत्व प्राप्त कर लेती है कि उसका प्रयोग पूरे राष्ट्र या अन्य भाषाई क्षेत्रों में भी सार्वजनिक रूप से होने लगता है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। अंग्रेजी में इसे नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। इसे टकसाली भाषा भी कहा जाता है। इसे शासन के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। इस कारण राष्ट्रभाषा का विकास भी तेजी से होता है। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान प्राप्त है। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रत्येक राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। दूसरा, प्रशासनिक कामों में उपयोग होने के कारण यह राजभाषा भी होती है। तीसरा, राष्ट्रीय भाषा राष्ट्र की संस्कृति, इतिहास और साहित्य की प्रेरणा होती है। चौथा, यह राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है और जनजीवन को प्रभावित करती है। पाँचवां, इसका अपना साहित्य होता है। छठवां, इसे राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होता है। सातवां, देश की भिन्न भाषाओं से इसका संबंध होता है। आठवां, यह शिष्ट, परिमर्मित तथा व्याकरण सम्मत होती है। नौवां, यह शिक्षा, प्रशासन और जनसंपर्क की निर्विवाद भाषा होती है। 10वां, राष्ट्रभाषा पूर्ण विकसित भाषा होती है। अब हम जानेंगे राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर। पहला, संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, जबकि राजभाषा उसे कहते हैं जो सरकारी कामकाज में प्रचलित होती है। दूसरा, कुछ राज्यों में राष्ट्रभाषा हिंदी ही राज्य भाषा है तो कुछ राज्यों में अंग्रेजी, बंगाल में बंगला राजभाषा है। यहाँ शिक्षा का माध्यम भी यही है। तीसरा, राष्ट्रभाषा का प्रशासनिक उपयोग भी राजभाषा से अधिक होता है। राजभाषा किसी एक या अधिक राज्य तक सीमित रहती है, जबकि राष्ट्रभाषा का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र हो जाता है। चौथा, संविधान द्वारा स्वीकृत होने के कारण राजभाषा के सम्मान और विकास पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाता है। पांचवा, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित भाषा। इस प्रकार राजभाषा प्रशासन की भाषा है तथा राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। छठवां, समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा में होती है, जबकि केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है। सातवां, राजभाषा की शब्दावली सीमित है, जबकि राष्ट्रभाषा की शब्दावली विस्तृत है। हमारा यह प्रश्न भी खत्म हुआ। हम पढ़ रहे थे राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर या भाषा के विविध रूपों का विश्लेषण कीजिए, अथवा बोली और विभाषा में अंतर और भाषा के कितने रूप होते हैं। तो हमें लगता है कि आपका यह प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। तो इस तरह के प्रश्न आए तो आप ऐसे ही उत्तर लिखेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप विश्लेषण कर सकें उतना अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका है, प्रतिवेदन किसे कहते हैं? प्रतिवेदन का एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। अथवा प्रतिवेदन किसे कहते हैं? अपने महाविद्यालय में हुए वार्षिक उत्सव यानी स्नेह सम्मेलन का प्रतिवेदन तैयार कीजिए। अथवा प्रतिवेदन की परिभाषा लिखते हुए किसी एक विषय पर प्रतिवेदन लिखिए, अथवा प्रतिवेदन की परिभाषा बताते हुए प्रतिवेदन की विशेषता लिखिए। अथवा प्रतिवेदन किसे कहते हैं? प्रतिवेदन के मुख्य एवं विशेषताओं की चर्चा कीजिए, स्नेह सम्मेलन का प्रतिवेदन तैयार कीजिए। इस तरह के प्रश्नों के हम उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है, किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु के उद्देश्यपूर्ण निरीक्षण के पश्चात तैयार किया गया संपूर्ण विवरण प्रतिवेदन कहलाता है। प्रतिवेदन घटना, व्यक्ति, वस्तु की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के साथ साथ उपादेयता का भी परीक्षण करता है। प्रतिवेदन का उद्देश्य यानी प्रतिवेदन के उद्देश्य, पहला है विभागों, उपविभागों के क्रियाकलापों का लिखित विवरण तैयार करना। दूसरा, व्यक्ति विशेष, संस्था, संगठन की जांच अधिकारी द्वारा
विवरणात्मक तथ्य प्रस्तुत करना। तीसरा, कार्यक्रम एवं आयोजन का लिखित विवरण प्रेषित करने के लिए आवश्यक। चौथा, धारणाओं एवं विचारों का तथ्यात्मक संप्रेषण। तो ये था प्रतिवेदन का उद्देश्य। अब जान लेते हैं प्रतिवेदन की विशेषताएं। प्रतिवेदन की विशेषताएं, पहला है प्रतिवेदन में मुख्य बातें स्पष्ट क्रम में लिखी जा सकें। दूसरा, प्रतिवेदन में सबसे पहले प्रेषक और प्रेषित की जानकारी, पत्र क्रमांक, दिनांक का उल्लेख, विषय और संदर्भ को लिखना। विवरण तथा नस्ती की जानकारी होना चाहिए। तीसरा, प्रतिवेदन में विषय और संदर्भ को रेखांकित करना चाहिए। हाशिए का भी ख्याल रखना आवश्यक है। क्रमांक, दिनांक, प्रेषित, प्रेषक का नाम, विषय, संदर्भ, विवरण, नस्ती कहाँ लिखे जाए, इसकी शुद्धता और क्रम का ज्ञान होना आवश्यक है। चौथा, एक अच्छे प्रतिवेदन में स्पष्ट, सरल, शुद्ध, विनम्र और शिष्ट भाषा आवश्यक है। पांचवा, प्रतिवेदन में व्यक्ति के कार्यों एवं व्यवहारों, वस्तु के उपयोग एवं व्यवहारों और घटना के घटनाक्रमों तथा चर्चाओं आदि का यथोचित उल्लेख किया जाना चाहिए। छठवां, प्रतिवेदन के अंत में एक तटस्थ समीक्षक के रूप में अपने द्वारा निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्रतिवेदन का स्वरूप व्यवस्थित होगा तो उपयोगी होगा। अब हम एक प्रारूप तैयार करते हैं। प्रारूप, महाविद्यालय में स्नेह सम्मेलन का प्रतिवेदन कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। शासकीय महाविद्यालय सिमता में विगत 24 दिसंबर को रात्रि में वार्षिक स्नेह सम्मेलन का रंगारंग आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर बीपी चंद्रा, कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय रायपुर एवं अध्यक्ष डॉक्टर GD साव, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्राचार्य एवं प्रधान अध्यापकों द्वारा आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अध्यक्ष एवं प्राचार्य के उद्बोधन के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा वरदे वीरा वंदनी वरदे सरस्वती गीत प्रस्तुत किया गया, जिसकी आमंत्रित अतिथियों एवं उपस्थित अभिभावकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। तदुपरांत प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित नाटक छात्रों की ओर से प्रस्तुत किया गया। धीसू और माधव के सहज सटीक अभिनय ने छात्रों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य पंथी ने भी समा बांध दिया। ताल पर नृत्य, मादर का वादन, पात्रों का श्रृंगार सभी कुछ मनमोहक था। एकल गान ए मेरे वतन के लोगों ने प्रेक्षणों की राष्ट्रीयता की भावना संचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रीढ़ की हड्डी एकांकी की प्रस्तुति, जिनमें छात्र छात्राओं की सामूहिक भागीदारी थी, जिसकी सबने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कार्यक्रम के अगले चरण में भारतेंदु जी का नाटक अंधेर नगरी भी प्रस्तुत किया गया। अंत में हम होंगे कामयाब गीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आमंत्रित अतिथियों एवं दर्शकों के प्रति आभार प्रदर्शन प्रोफेसर दिनेश राठौर ने किया। अंत में इतना कहना होगा कि कार्यक्रम के प्रेक्षक कुशल रसज्ञ थे। कार्यक्रम के प्रारंभ से अंत तक दर्शकों की उपस्थिति सराहनीय रही। तो ये हम लोगों ने प्रारूप देखा महाविद्यालय के स्नेह सम्मेलन का प्रतिवेदन। तो इस तरह से आपका यह प्रश्न भी कंप्लीट होता है। हम लोगों ने इस प्रश्न में क्या क्या सीखा, प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन का एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, प्रतिवेदन किसे कहते हैं और अपने महाविद्यालय में हुए वार्षिक उत्सव यानी स्नेह सम्मेलन का प्रतिवेदन तैयार कीजिए। प्रतिवेदन की परिभाषा लिखते हुए किन विषय पर प्रतिवेदन लिखिए, किसी एक विषय पर। प्रतिवेदन की परिभाषा बताते हुए प्रतिवेदन की विशेषता। इस तरह के प्रश्न यदि आपके प्रश्न पत्र में दिखाई दें तो ये आंसर आपके लिए सटीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कार्यालयीन आदेश से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा कार्यालयीन आदेश की विशेषताएं तथा एक नमूना प्रस्तुत कीजिए, अथवा कार्यालयीन आदेश को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आइए फटाफट इसके उत्तर देखते हैं। आशय, कार्यालयीन आदेश सरकार अथवा सरकारी अधिकारी द्वारा उस समय जारी किए जाते हैं जबकि उनके द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को कोई आदेश दिया जाता है या महत्वपूर्ण सूचना भेजी जाती है। इस आदेश का सभी संबद्ध कर्मचारियों को पालन करना होता है। इसकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, कार्यालयीन आदेश की भाषा सीधी, सरल और स्पष्ट होती है। दूसरी, इसके प्रारंभ में सबसे ऊपर प्रेषक अधिकारी के विभाग के नाम का उल्लेख होता है, तत्पश्चात नीचे दाईं ओर दिनांक एवं बाईं ओर क्रमांक लिखा जाता है। तीसरा, इसमें कोई संबोधन नहीं रहता। चौथा, आदेश देने वाला उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग करता है।
5वां, आदेश के अंत में दाहिनी ओर आदेश देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद का नाम लिखा होता है। 6वां, आदेश में बाईं ओर उन व्यक्तियों कार्यालय के नाम लिखे जाते हैं जिनको उक्त आदेश की प्रतिलिपियां भेजी जाती हैं। तो ये था आशय और इसकी विशेषताएं। अब देखेंगे आदेश का उदाहरण या नमूना। कार्यालय संचालक लोक प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ शासन रायपुर। बाएं साइड क्रमांक है, दाहिने साइड दिनांक लिखा हुआ है। कार्यालयीन आदेश। छत्तीसगढ़ शासन का यह आदेश है कि आगामी सत्र से प्रारंभ हो रहे समस्त इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रत्येक विषय के एक एक व्याख्याता नियुक्त किए जाएं। इस हेतु प्राचार्यगण अपने अधीन कार्यरत योग्य अनुभवी एवं वरिष्ठ शिक्षकों के नाम अनुशंसित कर अग्रेसित करें। उम्मीदवारों का संबंध विषय में एमए द्वितीय श्रेणी के साथ बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अबसा संचालक लोक शिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़। यहाँ पे प्रतिलिपि समस्त संभागीय शिक्षा अधीक्षक छत्तीसगढ़। तो ये हम लोगों ने एक उदाहरण भी देख लिया। इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने देखा कार्यालयीन आदेश से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित लिखिए, या फिर कार्यालयीन आदेश की विशेषताएं एवं एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी आप आसानी से दे सकेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, परिपत्र क्या है? परिपत्र क्या है? समझाते हुए किसी एक परिपत्र का प्रारूप दीजिए, अथवा परिपत्र को परिभाषित करते हुए इसका प्रारूप तैयार कीजिए, अथवा परिपत्र क्या है इसकी विशेषताएं लिखिए, अथवा परिपत्र किसे कहते हैं, परिपत्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए प्रारूप दीजिए, अथवा परिपत्र किसे कहते हैं या क्यों लिखा जाता है इसका एक प्रारूप तैयार कीजिए। आइए फटाफट इसके उत्तर देखते हैं। पहले हम परिपत्र का आशय समझते हैं। परिपत्र का आशय, कार्यालय में सूचनाओं और आदेशों को जिन पत्रों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है उन्हें परिपत्र कहते हैं। परिपत्र सदैव उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है। एक परिपत्र में एक ही विषय होता है। परिपत्र अंग्रेजी सर्कुलर का हिंदी रूपांतर। परिपत्र की विशेषताएं, चलिए जानते हैं परिपत्र की विशेषताएं। पहली विशेषता है परिपत्र सदैव उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है। दूसरा, एक परिपत्र में एक ही विषय होता है तथा विषय का पूर्णतः उल्लेख होता है। तीसरा, उसमें सूचना तथा आग्रहपूर्ण निर्देश होते हैं। चौथा, इसकी शैली कार्यालयीन पत्रों जैसी होती है। पांचवा, यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। छठवां, इसकी भाषा सरल, सुबोध एवं स्पष्ट होती है। सातवां, सामान्यतः परिपत्र टंकित अथवा साइक्लोस्टाइल्ड होते हैं, किंतु विभिन्न कार्यालयों को भेजे जाने वाली प्रतियां पर भेजने वाला अधिकारी स्वयं व्यक्तिशः हस्ताक्षर करे तो अधिक उपयुक्त होता है। परिपत्र का प्रयोग नियमों या अनुदेशों को सामान्य रूप से सूचना देने के लिए होता है। जब कोई शासकीय पत्र एक सामूहिक रूप से एकाधिक विभागों को प्रेषित किया जाता है, अथवा केंद्रीय सरकार कोई पत्र सभी राज्य सरकारों को भेजती है, अथवा मंत्रालय या विभागीय कार्यालय जब कोई सूचना या अनुदेश अपने अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों को देते हैं तो यह परिपत्र के माध्यम से भेजते हैं। परिपत्र का प्रयोग आंतरिक सूचना के लिए होता है। परिपत्र में प्रेषक संबोधन एवं अधोलेख नहीं होता। हस्ताक्षर के नीचे बाईं ओर सेवा में लिखकर संबंध अधिकारियों का उल्लेख किया जाता है। सूचना सामान्य होने पर सभी संबंधित कर्मचारियों के लिए लिखा जाता है। उच्च कार्यालय के द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को भेजे जाने वाले आदेश, सूचनाएं आदि परिपत्रों द्वारा भेजी जाती है। परिपत्र में प्रायः निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है। पहला, कोई नवीन निर्णय। दूसरा, कोई परिवर्तन। तीसरा, विशेष प्रस्ताव। चौथा, विशेष रियायत अथवा सुविधा। पांचवा, कोई अन्य विषय से संबंधित सूचनाएं एवं आदेश। तो अब हम यहाँ देखते हैं परिपत्र का नमूना, ये कैसे लिखे जाते हैं। परिपत्र का नमूना 1, यहाँ पे दाहिने ओर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक, ये सब लिखे जाते हैं। बाएं तरफ से क्रमांक, प्रति, सभी विभागाध्यक्ष छत्तीसगढ़। विषय विभाग अध्यक्षों द्वारा बुलाई गई बैठकों में अल्पाहार। यह देखा गया है कि कुछ विभाग अध्यक्ष सचिवालय में चालू प्रथा के अनुकरण पर समिति की बैठक में उनके द्वारा अल्पाहार आदि पर किए गए खर्च की कार्यांतर मंजूरी के लिए शासन से निवेदन करते हैं। सचिवालय में भी शिष्टाचार प्रदर्शन का यह जो तरीका शुरू हुआ है वह हाल ही उपज है और इसका एक विशिष्ट क्षेत्र है। तदनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि यदि आपके द्वारा बैठकों में चाय तथा अल्पाहार की व्यवस्था
करने की प्रथा का अनुकरण किया जा रहा हो तो उसे बंद कर दिया जाए। समिति की बैठकें इस प्रकार बुलाई जाए कि चाय आदि की व्यवस्था करने की आवश्यकता ही ना पड़े। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार। अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग। अब परिपत्र का नमूना 2, इसमें बाएं तरफ से लिखना शुरू किया गया है। प्रशासन भारत सरकार, खाद्य मंत्रालय, नई दिल्ली। परिपत्र क्रमांक, फिर उसके बाद दिनांक। अब लिखेंगे प्रति समस्त राज्य सरकारें, विषय गेहूं की उपज की 10% लेवी की अनिवार्यता। महोदय, मुझे यह सूचित करने का आदेश प्राप्त हुआ है कि देश के जिन राज्यों में गेहूं की प्रचुरता है उन राज्यों की सरकारों द्वारा गेहूं की उपज की 10% लेवी अनिवार्यता लागू की जाए। इस संबंध में आपके द्वारा की गई कार्रवाई एवं वसूली संबंधी प्रगति की सूचना इस मंत्रालय में आना अति आवश्यक है। यहाँ पे लिख देंगे भवदीय सचिव, खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। इस तरह से हम लोगों ने परिपत्र का 2 नमूना देख लिया और हम लोगों ने जाना परिपत्र की विशेषताएं, ठीक है, और परिपत्र में कौन कौन सी बातों का उल्लेख होना चाहिए। तो परिपत्र क्या है समझाते हुए परिपत्र का प्रारूप कीजिए। यदि इस तरह के कोई प्रश्न आए तो आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कार्यालयीन पत्र किसे कहते हैं, उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा प्रारूप का अर्थ क्या है, प्रारूप के प्रमुख भेद उदाहरण सहित लिखिए। अथवा प्रारूपण से आप क्या समझते हैं, एक अच्छे प्रारूपण की विशेषता बतलाते हुए इसके भेदों को लिखिए। आइए देखते हैं इनके उत्तर को। उत्तर, कार्यालयीन पत्र, प्रारूप और प्रारूपण का अर्थ एक ही होता है। इनकी परिभाषा, स्वरूप, भेद आदि समान है। इन तीनों की विशेषताएं भी एक ही होती है। अतः यहाँ कार्यालयीन पत्र, प्रारूप और प्रारूपण तीनों शब्दों के प्रयोग किए गए हैं। इन्हें प्रारूप लेखन, रूपरेखा, ड्राफ्टिंग, आलेख और मसौदा भी कहा जाता है। विभिन्न कार्यालयों में जब किसी आदेश, प्रस्ताव, विज्ञप्ति, परिपत्र या पत्र आदि भेजने के पूर्व जो कच्चा मसौदा, आलेखन या ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उसे प्रारूप कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लिखित स्वरूप में तैयार किया जाने वाली आदर्श तर्क सम्मत रूपरेखा या मसौदे को प्रारूप लेखन या प्रारूपण कहते हैं। प्रारूप लेखन, आलेखन या प्रारूपण को अंग्रेजी भाषा में ड्राफ्टिंग कहा जाता है। अब हम जानेंगे अच्छे प्रारूप की विशेषताएं। अच्छे प्रारूप की विशेषताएं। अच्छा प्रारूप तैयार करना एक कला है। यह उस व्यक्ति के गुण को स्पष्ट करता है जिसने प्रारूप तैयार किया है। जिस व्यक्ति को प्रारूप से संबंधित विषय की अच्छी जानकारी हो, विषय से संबंधित ज्ञान हो, नियमों की पहचान हो, वह ही अच्छे प्रारूप को बना सकता है। एक अच्छे प्रारूप में निम्नांकित विशेषताएं होनी आवश्यक है। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहला है रूपरेखा का ज्ञान। अच्छे प्रारूप हेतु उसके लिए निर्धारित प्रत्येक अंक का ज्ञान आवश्यक है, जिसमें पत्र के संबंध में मुख्य बातें स्पष्ट क्रम में लिखी जा सके। दूसरा, प्रारूप के प्रत्येक अंग का ज्ञान। अच्छे प्रारूप हेतु उसके लिए निर्धारित प्रत्येक अंग का ज्ञान आवश्यक है। प्रारूप के लिए सबसे पहले प्रेषक और प्रेषित की जानकारी, पत्र क्रमांक, दिनांक का उल्लेख, विषय और संदर्भ को लिखने का तरीका और अंत में प्रेषक का विवरण तथा नस्ती की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक अंग का स्पष्ट ज्ञान आवश्यक है। तीसरा है शुद्धता। प्रारूप शुद्ध हो इसके लिए 2 पंक्तियों के मध्य पर्याप्त स्थान छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा जिन पंक्तियों को यथा विषय और संदर्भ को रेखांकित करना आवश्यक हो, किया जाना चाहिए। हाशिए का भी ख्याल रखना आवश्यक है। क्रमांक, दिनांक, प्रेषित एवं प्रेषक का नाम, विषय, संदर्भ, विवरण, नस्ती कहाँ लिखे जाए, इसकी शुद्धता और क्रम का ज्ञान होना भी आवश्यक है। चौथा है भाषा शैली। एक अच्छे प्रारूप के लिए स्पष्ट, सरल, शुद्ध, विनम्र और शिष्ट भाषा आवश्यक है। इसमें भाषा यथातत्व होना चाहिए। इसके लिए सही शब्दों का चयन, वाक्यांशों और पदबंधों का व्यवहारिक उपयोग होना चाहिए। वाक्य रचना संक्षिप्त एवं दोषमुक्त होनी चाहिए। आवश्यक बातों को जोड़ना या प्रयत्न नहीं करना चाहिए तथा भाषा की समावेश नहीं होनी चाहिए। इसकी विशिष्ट एवं निर्धारित शैली का प्रयोग अपेक्षित है। पांचवा, संलग्नों का उल्लेख। प्रारूप में यदि संलग्न है तो उसकी अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां लगाना आवश्यक है तथा उन सबका क्रमबद्ध उल्लेख प्रारूप में किया जाना चाहिए। छठवां, संक्षिप्तता। प्रारूप में आवश्यक बातें
ही अपेक्षित हैं। प्रारूप में ठोस एवं संक्षिप्त तत्व ही दिए जाना चाहिए, लेकिन इतने संक्षिप्त भी नहीं कि मूल भाव ना आ सके और स्पष्टता ना रहे। संक्षिप्तता के लिए आवश्यक क्रियाओं को हटाकर विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान किया जाना चाहिए। 7वां, पूर्णता। पूर्णता, अच्छे प्रारूप की पहचान उसके पूर्ण होने से होती है। पूर्णता ही प्रारूप को प्रभावशाली बनाती है। आवश्यक रूपरेखा, कलेवर, विषय सामग्री आदि की दृष्टि से प्रारूप पूर्ण होना चाहिए। 8वां, अनुच्छेद। प्रारूप हमेशा अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाना चाहिए। पहले अनुच्छेद के बाद में आने वाले अनुच्छेदों पर या तो क्रम संख्या लिख देनी चाहिए या उन पर उपशीर्षक लिख देने चाहिए ताकि विषय स्पष्ट करने में सुविधा रहे। 9वां, मूल शब्द या पंक्तियों उद्घटित होना। मूल शब्द या पंक्तियां उद्घटित होना। यदि नियमों या किसी उच्च अधिकारियों के आदेश आदि को उद्धृत किया जाना हो तो उसे मूल शब्दों में ही उद्धृत करना चाहिए। 10वां, निश्चितता। कार्यालयीन पत्र की रूपरेखा बिल्कुल निश्चित होती है। उसमें पत्र जारी करने वाली संख्या, इकाई, संदर्भ, क्रम संख्या, तिथि, फोन नंबर आदि का आरंभ में ही स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है। फिर पत्र के प्रकार का उल्लेख किया जाता है। मध्य में विषय वस्तु का प्रतिपादन होता है। नीचे दाहिनी ओर समक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर रहते हैं। बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वालों का उल्लेख किया जाता है। अंत में प्रतिलिपियों की संख्या तथा उनके प्राप्तकर्ता का आवश्यक निर्देश के साथ उल्लेख होता है। 11वां है संरचनाएं। प्रारूप में अनौपचारिक शैली, तथ्यपरकता, तार्किकता के साथ अन्य पुरुष की संरचनाएं आवश्यक है। इसमें विषय, संदर्भ, उद्धरण तथा निर्देश की संरचनाएं नियमानुसार होनी चाहिए। अच्छे प्रारूप में कर्मवाच्य की संरचनाएं होनी चाहिए। 12वां, यथोचित पर्चियों का प्रयोग। यथोचित पर उसके क्रियान्वयन के लिए निर्धारित पर्चियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे ज्ञात हो सके कि प्रारूप का महत्व कितना है और कितना आवश्यक है। उस पर तत्काल अनुमोदनार्थ सर्वप्रथम आवश्यक है आज ही आदि की पर्ची लगा देनी चाहिए। कार्यालयीन पत्राचार के लिए प्रारूप के मुख्य भेद इस प्रकार है। पहला, प्रतिवेदन। दूसरा, कार्यालयीन आदेश। तीसरा, स्मरण पत्र। चौथा, कार्यालयीन ज्ञापन। पांचवा, परिपत्र। छठवां, अधिसूचना। सातवां, सामान्य सरकारी पत्र। आठवां, अर्ध सरकारी पत्र। नौवां, पृष्ठांकन। 10वां, निविदा। 11वां, विज्ञापन। इस तरह से आपका यह प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कार्यालयीन पत्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, और हमने जाना प्रारूप का क्या अर्थ है, प्रारूपण से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह के यदि प्रश्न आपको अपने प्रश्न पत्र में देखने को मिले तो आप इस तरह से इसका उत्तर देंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के संबंध में अपनी राय व्यक्त कीजिए, अथवा हिंदी भाषा के विविध रूपों का वर्णन कीजिए, अथवा हिंदी भाषा की परिभाषा देते हुए हिंदी के विविध रूपों को संक्षिप्त में परिचय दीजिए, अथवा हिंदी भाषा के स्वरूप की विवेचना कीजिए। आइए इसके उत्तर जानते हैं। भाषा मनुष्य के बीच परस्पर विचारों, भावों अथवा इच्छाओं की अभिव्यक्तियों का एक माध्यम है। यह सामाजिक व्यवहार का एक प्रमुख साधन है। भाषा ही मनुष्य को पशु समाज से पृथक करती है। सामान्यतः जिसके माध्यम से लोग अपने विचारों तथा भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। अब हम जानते हैं भाषा की परिभाषा। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण अव्ययी से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्रोचे के अनुसार भाषा सीमित तथा व्यक्त ध्वनियों का नाम जिन्हें हम अभिव्यक्त के लिए संगठित करते हैं। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ व्यक्त कर देता है, यही विस्तृत अर्थ में भाषा है। तो हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं देखी। आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक लोगों द्वारा समझी और प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है तथा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का गरिमामय पद दिया गया है। यही कारण है कि भारत में हिंदी अपने समन्वयक रूप में अन्य भारतीय भाषाओं के बीच एक अहम भूमिका का निर्वाह कर रही है। आज वह अपने नए महत्वपूर्ण भाषिक दायित्वों और अभिव्यक्तियों के सर्वथा नए क्षेत्रों से गुजर रही है।
आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व प्रस्फुटन एवं विस्तार के कारण हिंदी भाषा की उपादेयता और प्रयोजन मूलता स्वयं सिद्ध हो रही है। आज हमारी सामाजिक आवश्यकताओं और जीवन व्यवहारों का अनिवार्य संबंध हिंदी भाषा के प्रयोजन मूलक आयामों से है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक संदर्भों के परिवर्तन के साथ बदलती हुई स्थितियों की जरूरत के प्रयोजन विशेष के संदर्भ में हिंदी भाषा के एक एक रूप की तीव्र आवश्यकता हुई, जो प्रशासन और ज्ञान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में व्यवहृत हो सके। विभिन्न ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों तथा शासन, प्रशासन, जन संचार, विधि, वित्त एवं वाणिज्य, मशीनी, खेलकूद आदि की कार्य विधियों के बारीक से बारीक अर्थों संदर्भों को व्यक्त करने के लिए हिंदी भाषा की अंत प्रवृत्तियों, युक्तियों तथा प्रायोगिक स्तरों में परिवर्तन युगीन आवश्यकता महसूस हुई। तब हिंदी का नया भाषिक संरचना का स्वरूप उभर कर सामने आया। हिंदी के विविध रूप हमारी गतिशीलता में सहायक सिद्ध होते हैं। हिंदी के निम्नलिखित रूप विशेष उल्लेखनीय है। पहला कार्यालयीन भाषा, दूसरा मीडिया की भाषा, तीसरा विज्ञापन की भाषा, चौथा वित्त एवं वाणिज्य की भाषा, पांचवा मशीनी भाषा। तो समझते हैं। पहला कार्यालयीन भाषा। भाषा का संविधान अध्याय 17 अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी। इसके अनुसार राजभाषा एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा। भाषा के लिए अंग्रेजी शब्द ऑफिशियल लैंग्वेज पर्याय रूप से प्रयुक्त की जाती है। इस शब्द का प्रयोग कानूनी तौर पर स्वतंत्र भारत के संविधान में सर्वप्रथम किया गया। इसी आधार पर हिंदी को कार्यालयीन भाषा भी कहते हैं। इसका क्षेत्र मुख्यतः शासन प्रशासन, विधान कार्यपालिका और विधि न्यायालय आदि है। अगला है मीडिया की भाषा। तो दूसरा मीडिया की भाषा, जब किसी यांत्रिक प्रणाली के प्रयोग से संदेश जो कई गुना बढ़ा दिया जाता है और वह संदेश बड़ी संख्या में लोगों तक प्रेषित आती है तो उसे मीडिया का जनसंचार नाम दिया जाता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट आदि जनसंचार के आधुनिक माध्यम है। जनसंचार के इन प्रकारों को दो वर्ग में रखा गया है। पहला है प्रिंट मीडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन माध्यमों से प्रयुक्त की जाने वाली भाषा की प्रकृति सरलता, सहजता और स्वाभाविकता की ओर रहती है। यह भाषा कभी भी समाज प्रधान नहीं होती बल्कि व्यास प्रधान होती है। इसके वाक्य छोटे छोटे होते हैं। लंबे वाक्य जो 3 वाक्यों में बदलने का प्रयत्न किया जाता है, भाषा इन माध्यमों में ऐसी रखी जाती है जिनका व्यवहार मनुष्य अपने जीवन में करता है। मानव अपने दैनिक व्यवहार में छोटे छोटे वाक्यों का और कम से कम शब्दों का प्रयोग करता है। दृश्य और श्रव्य माध्यमों की प्रकृति भी मानव प्रकृति से भिन्न नहीं है। अतः यह कह सकते हैं कि इस भाषा की प्रकृति व्यास प्रधान, सरल, सरस, संक्षिप्त तथा बोलचाल की ओर झुकी हुई है। अब अगला हम आ जाते हैं विज्ञापन की भाषा क्या है। तीसरा विज्ञापन की भाषा। यह भाषा 3 रूपों में होती है। पहला लिखित, दूसरा कथित और तीसरा मौखिक लिखित। अब आ जाते हैं चौथा वित्त एवं वाणिज्य की भाषा। हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों में वित्त एवं वाणिज्य की भाषा भी अपनी एक अलग पहचान, पदावली, पारिभाषिक शब्दावली एवं विशिष्ट रूप है। इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, वित्त, व्यवसाय, परिवहन, शेयर बाजार, बीमा, बैंकिंग तथा आयात निर्यात आदि क्षेत्र आते हैं। वित्त एवं वाणिज्य की भाषा मुख्य आधार विषय एवं संदर्भ के अनुसार पारिभाषिक शब्दावली तथा भाषिक संरचना की विशिष्टता माना जाता है। वाणिज्य, बीमा, वित्त, व्यवसाय तथा बैंक आदि क्षेत्रों से संबंधित शब्दावली निश्चित तथा मानक है और इन क्षेत्रों में वह निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होती है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त वाक्य रचना भी हिंदी भाषा के अन्य रूपों से भिन्न है। जैसे सोने में उछाल, फुगावा, चांदी मंदा, तेल की धार ऊंची, अरहर सुस्त, इस प्रकार के वाक्यांश शब्द के इन क्षेत्रों में वाक्यांश भाषा के इन क्षेत्रों को अलग करते हैं। हिंदी भाषा की इस वाणिज्य एवं वित्त की भाषा का क्षेत्र अत्यधिक विकसित है और लोकप्रिय भी है। पांचवा है मशीनी भाषा। मशीनी भाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी से तात्पर्य है कि हिंदी का वह रूप जो कल कारखाने, विज्ञान और तकनीकी शब्दावली में मुख्यतः संबंध रखता है तथा विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में अनुपयुक्त हो रहा है। मशीनी भाषा विज्ञान और टेक्नोलॉजी परस्पर पूरक है। हिंदी भाषा विज्ञान की भाषा है, तर्क संगत तथा सुगठित होती है।
इसका यह रूप अपेक्षाकृत नया है, परंतु हिंदी भाषा उन्नति के नए अनछुए क्षेत्र की ओर मुड़कर अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसी के साथ यह सिद्ध हो जाता है कि हिंदी भाषा न केवल साहित्य और प्रशासन की प्रभावी माध्यम है, बल्कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषय वस्तु को सुगठित रूप से व्यक्त करने में भी समर्थ है। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने कौन से प्रश्न के उत्तर को जाना, हिंदी भाषा के संबंध में अपनी राय व्यक्त कीजिए अथवा हिंदी भाषा के विविध रूपों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने हिंदी भाषा के कुछ रूप देखे, उनका अच्छे से वर्णन किया और हिंदी भाषा की स्वरूप का विवेचना कीजिए। यह प्रश्न का भी यही उत्तर है। तो आपको यह प्रश्न का उत्तर कैसा लगा कमेंट करके ही बता सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सृजनात्मक भाषा की विशेषताएं लिखिए। पहले हम समझते हैं सृजनात्मक भाषा क्या है। जिन भाषाओं का मुख्य रूप से साहित्य सर्जन के लिए व्यवहार किया जाता है उसे साहित्यिक भाषा या लिटरेरी लैंग्वेज कहते हैं। यह भाषा बोलचाल की भाषा से कुछ सीमाओं तक भिन्न और परिनिष्ठित भाषा से बहुत निकट होती है। वस्तुतः भाषा एक साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। भाषा एवं साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, अतः विश्व में प्रत्येक साहित्य की अपनी निजी भाषा है और इस प्रकार भाषा और साहित्य प्रायः एक दूसरे के पूरक से प्रतीत होने लगते हैं। बोलचाल की भाषा में अनेक शब्द अपरिकृत, असंस्कृत तथा अशुद्ध होते हैं, किंतु साहित्य भाषा में इसका परिमार्जन एवं संस्करण अपेक्षित होता है। कवि और लेखक अक्सर इसी भाषा का व्यवहार अपनी साहित्यिक रचनाओं में किया करते हैं। यह भाषा युगानुरूप अनेक परिवर्तन के सोपान पर चढ़ती उतरती रहती है। उदाहरण हिंदी को ही ले सकते हैं। आदिकाल में साहित्यिक भाषा मध्य युग में व्यवहृत नहीं हुई और मध्ययुगीन साहित्य की भाषा भारतेंदु काल में नहीं देखी जाती। द्विवेदी युग में आकर खड़ी बोली ने शुद्ध साहित्यिक रूप धारण कर लिया था, फिर भी छायावाद में उसका वह रूप नहीं देखा जाता। पुनः नई कविता ने तो अपने लिए नई भाषा का रूप चुन लिया था जो प्रयोगवाद में बहुत भिन्न है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि साहित्यिक भाषा सर्वाधिक परिवर्तनशील होती है और इसका क्षेत्र भी किसी भूखंड, प्रांत या प्रदेश तक सीमित नहीं रहता। इसे मानक भाषा भी कहते हैं। अब हम जानेंगे सृजनात्मक भाषा की विशेषताएं। सृजनात्मक भाषा की विशेषताएं: पहला, यह व्याकरण सम्मत एवं परिनिष्ठित होती है। दूसरा, इस भाषा का प्रयोग साहित्यिक रचना में होता है। इनका सबसे अधिक प्रयोग शिक्षा, साहित्य रचना, पत्र व्यवहार आदि में होता है। कवि लेखक इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा, यह भाषा सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयोग में आती है। चौथा, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्र, पाठ्य पुस्तकों आदि में भी इसी भाषा का सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग होता है। पांचवा, आंदोलनों, चुनाव प्रचारों, धार्मिक सम्मेलनों, साहित्यिक गोष्ठियों, राजनीतिक भाषाओं, सामाजिक अधिवेशनों आदि के अवसरों पर विविध प्रांतों एवं विविध प्रदेशों के शिक्षित एवं सभ्य लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। छठवां, इस भाषा की अपनी लिपि होती है। सातवां, इस भाषा का रूप पूरे क्षेत्र में एक ही नहीं होता, प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव भी इस पर पड़ता है। आठवां, इस भाषा का आसपास की बोलियों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। कभी कभी मानक भाषा आसपास की बोलियों को बिल्कुल समाप्त कर देती है। नौवां, इस भाषा में अभिधा शब्द शक्ति का ही अधिक से अधिक प्रयोग होता है। 10वां, सृजनात्मक हिंदी के कार्यालीन रूप में कर्म वाक्य की प्रधानता होती है। उसमें कथन व्यक्ति सापेक्ष न होकर व्यक्ति निरपेक्ष होता है, जैसे कार्रवाई की जाए, न कि आप कार्रवाई करें। 11वां, इस हिंदी में समस्त्रोतीय घटकों के शब्द रचना का विशेष बंधन नहीं है, अतः अनेक शब्द विषम स्रोतीय घटकों से भी बने होते हैं, जैसे उप किराएदारी। इसमें उप संस्कृत उपसर्ग है तो किराएदारी फारसी शब्द है। 12वां, यह भाषा ना तो स्थिर भाषा होती है न सतत विकासशील। उसमें स्थिरता और विकासशीलता के बीच एक प्रकार का साम्य तथा सदा परिवर्तन लक्षित होता है। 13, यह भाषा अनेक प्रांतों की में नहीं अपितु अंत प्रांतीय विचार विनिमय में तथा कभी कभी राष्ट्र के विभिन्न भागों में व्यवहार में आती है। एक आदर्श स्थान बना लेने पर जब इस भाषा का व्यापक रूप से प्रचलन तथा प्रसार हो जाता है, तब आगे चलकर यह राष्ट्रभाषा का आसन ग्रहण कर लेती है
वर्तमान में हिंदी भाषा की यही स्थिति है। तो इस तरह से हमने जाना सृजनात्मक भाषा की विशेषताएं। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिवेदन किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, अथवा प्रतिवेदन क्या है, उपयोगिता एवं भेद सहित समझाइए, अथवा टिप्पणी लिखो प्रतिवेदन। इसका हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 36 पे इसका उत्तर दिया है, जो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम सीधे समझेंगे प्रतिवेदन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसकी उपयोगिता एवं भेद। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर जानते हैं। प्रतिवेदन उन विवरणों को कहा जाता है जो किसी घटना या व्यक्ति के क्रियाकलापों के सूक्ष्म निरीक्षण के पश्चात तैयार किए जाते हैं। ये प्रतिवेदन इन घटनाओं और व्यक्तियों के क्रियाकलापों की यथार्थ स्थिति प्रकट करते हैं और उनकी उपयोगिता का परीक्षण भी करते हैं। अनेक संस्थानों और समितियों की बैठकें समय समय पर इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर होती रहती है कि उनके कार्य में क्या प्रगति हो रही है या कौन सी कमी आ रही है। इन बैठकों की समीक्षा के रूप में भी प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि ये समितियां या संस्थाएं किसी व्यक्ति विशेष के कार्यों की जांच के लिए, समिति के कार्यकलापों में सुधार के लिए अथवा अन्य किसी उद्देश्य से जांच अधिकारियों की नियुक्ति करती है। यह जांच अधिकारी या जांच समिति जांच पूरी करने के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। अर्थात प्रतिवेदन विवरणात्मक लेखा जोखा है जो वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उसे व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब हम जानेंगे प्रतिवेदन के प्रकार। प्रतिवेदनों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। पहला है अवधि को दृष्टिगत रखकर, दूसरा संख्या के आधार पर, तीसरा प्रसारण की दृष्टि से, चौथा घटना और व्यक्ति के आधार पर। तो हम लोग पहला देखते हैं समय यानी अवधि के आधार पर। इस रूप में प्रतिवेदन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नियमित या रेगुलर। इसमें कर्मचारियों की चरित्रावली और विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन किए जाते हैं। दूसरा है सामयिक, जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये समय अवधि के आधार थे, इसके दो थे, पहले दूसरे। अब दूसरा है संख्या के आधार पर। प्रतिवेदन देने वालों की संख्या को दृष्टिगत रखकर प्रतिवेदनों के दो भेद किए जाते हैं। पहला है व्यक्तिगत प्रतिवेदन, इसे एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। दूसरा है सामूहिक प्रतिवेदन, इस प्रतिवेदन में सभी सदस्यों के विचारों का योग रहता है। तो ये था संख्या के आधार पर। अब तीसरा देखेंगे प्रसारण दृष्टि से। तो प्रसारण दृष्टि से, इस दृष्टि से भी प्रतिवेदन के दो प्रकार होते हैं। पहला है गुप्त या गोपनीय, जिसे गोपनीय रखा जाता है। दूसरा है प्रकाशित प्रतिवेदन, इसे प्रकाशित या प्रसारित किया जा सकता है। चलिए अब चौथा आ जाते हैं घटना या व्यक्ति के आधार पर। इस दृष्टि से प्रतिवेदन के निम्न प्रकार हो सकते हैं। पहला है किसी कार्यशाला, गोष्ठी अथवा समारोह का प्रतिवेदन। दूसरा है नियुक्त की गई जांच समिति का प्रतिवेदन। तीसरा है किसी व्यक्ति को गोपनीय रिपोर्ट का प्रतिवेदन। चौथा है किसी संस्था या समिति का प्रतिवेदन। तो इस तरह से हमने यह प्रश्न का उत्तर भी समझ लिया है। हम पढ़ रहे थे प्रतिवेदन किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, या फिर प्रतिवेदन क्या है, इसकी उपयोगिता या भेद लिखिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिवेदन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसका एक उदाहरण दीजिए, अथवा प्रतिवेदन का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए इसके स्वरूपों को लिखिए। तो चलिए उत्तर पे आ जाते हैं। उत्तर है प्रतिवेदन का अभिप्राय किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के स्वदेशीय सूक्ष्म निरीक्षण के उपरांत तैयार किया गया वह संपूर्ण विवरण प्रतिवेदन कहलाता है, जो उस व्यक्ति, वस्तु एवं घटना की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के साथ साथ उपादेयता का भी परीक्षण प्रस्तुत कर रहा हो। किसी संस्थान, संगठन या उसकी एक इकाई या व्यक्ति विशेष के क्रियाकलापों की जांच पड़ताल या छानबीन करने के लिए, उसकी कार्य पद्धति में सुधार लाने के लिए, उसके कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए, उसकी उपयोगिता या उपादेयता की परख के लिए जांच समिति द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ऐसी जांच समिति या जांच अधिकारी पूरी जांच परख करने के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। प्रतिवेदन विभिन्न प्रकार से स्वदेश प्रस्तुत किए गए विवरणात्मक लेखे जोखे का सांकेतिक नाम है, जिसका उपयोग चालू व्यवस्था की समीक्षा करके और उसे और कारगर बनाने के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे प्रतिवेदन के विभिन्न स्वरूप।
प्रतिवेदन का स्वरूप व्यक्ति, वस्तु और घटना पर आधारित होता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए गबन या भ्रष्टाचार की जांच करके प्रतिवेदन तैयार करना, तो वह किसी संस्था के वार्षिक प्रतिवेदन से भिन्न होगा। इस प्रकार प्रतिवेदन न केवल आकार प्रकार अपितु विषय वस्तु और भाषा शैली में भी भिन्न होगा। अतः प्रतिवेदन का स्वरूप व्यक्ति, वस्तु, स्थान और घटना पर आधारित होते हैं। पहला, व्यक्तिनिष्ठ प्रतिवेदन का स्वरूप। जहां किसी व्यक्ति के कार्य विशेष की जांच की जाती है उसे व्यक्तिनिष्ठ प्रतिवेदन कहते हैं। उसका उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों, भ्रष्टाचार, गबन आदि का ब्यौरा होता है तथा अंत में निष्कर्ष दिया जाता है। इसके लिए एक व्यक्ति प्रतिवेदन तैयार कर सकता है अथवा अनेक व्यक्तियों की समिति भी प्रतिवेदन तैयार कर सकती है। इस प्रकार के प्रतिवेदन के अंत में निष्कर्षों के साथ अपनी राय प्रकट करना आवश्यक होता है, लेकिन यदि जांच सतही हो तो प्रतिवेदन में जांचकर्ता के राय देना आवश्यक नहीं होते। इस प्रकार के प्रतिवेदन गोपनीय होते हैं और पत्र शैली में प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे किसी जांच अधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी के संबंध में दिए जाने वाला प्रतिवेदन। तो ये था व्यक्तिनिष्ठ प्रतिवेदन का स्वरूप। अब हम जानेंगे दूसरा, संस्थागत प्रतिवेदन। ये क्या होता है? संस्थागत प्रतिवेदन, जब किसी संस्था द्वारा अपने मासिक, वार्षिक, 6 माही प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो इन्हें संस्थागत प्रतिवेदन कहते हैं। ये प्रतिवेदन विवरणात्मक शैली में लिखे जाते हैं तथा उसमें संस्था के कार्यों का लेखा जोखा होता है। इस प्रकार के प्रतिवेदन में सूचनाएं अथवा जानकारी अधिक होती है। यह प्रशंसात्मक होते हैं तथा संस्था की प्रगति को प्रस्तुत करते हैं, जैसे किसी मिल द्वारा अपने वार्षिक विवरण प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा संस्थागत प्रतिवेदन क्या होता है। अब अगला देखते हैं, घटनात्मक प्रतिवेदन। ये क्या होता है? घटनात्मक प्रतिवेदन, इस प्रकार के प्रतिवेदन किसी समाचार पत्र पत्रिका के लिए लिखे जाते हैं। उसमें किसी संस्था द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य अथवा आयोजन का विवरण रहता है। इस प्रकार के प्रतिवेदन भी विवरणात्मक शैली में लिखे जाते हैं तथा सूचनापरक होते हैं। ये किसी संस्था द्वारा किए गए विशिष्ट आयोजन से सबको अवगत कराते हैं। ये वास्तव में जानकारीपूर्ण होते हैं और उनका उद्देश्य स्वयं की गतिविधियों को प्रकाशित करना होता है। इस प्रकार के प्रतिवेदन का सामयिक महत्व रहता है। इसे तत्काल उपयोग करना पड़ता है। यदि समय पर प्रकाशित नहीं हुए तो ये महत्वहीन हो जाते हैं और उनका कोई उपयोग नहीं रहता। जैसे हमारे महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव का प्रतिवेदन तैयार करना, इस प्रकार के प्रतिवेदन में आते हैं और व्यक्तिनिष्ठ और संस्थागत प्रतिवेदन से नितांत और भिन्न रहते हैं। तो ये था घटनात्मक प्रतिवेदन। अब हम आगे आ जाते हैं, कार्यालयीन प्रतिवेदन। ये क्या होते हैं? कार्यालयीन प्रतिवेदन, ये प्रतिवेदन शासकीय अथवा अशासकीय कार्यालय से संबंध रहते हैं। ये प्रतिवेदन जब आवश्यक हो तब प्रस्तुत किए जाते हैं अथवा किसी कार्यालय को इस प्रकार का प्रतिवेदन मासिक अपने मुख्य कार्यालय को प्रेषित करना होता है। ये प्रतिवेदन सामान्य कार्य व्यापार के होते हैं, जिसमें संस्था की प्रगति का विवरण रहता है और समय समय पर किए गए कार्यों का उल्लेख होता है। इस प्रकार के प्रतिवेदन मुख्य कार्यालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों से मांग सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिवेदन की शैली विवरणात्मक, व्याख्यापरक और मूल्यांकन परक तीनों अथवा कोई एक हो सकती है। इसकी भाषा सरल और बोधगम्य होती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, प्रतिवेदन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसका एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए और प्रतिवेदन का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूपों की उसके स्वरूपों की रचना कीजिए। तो अब हम आ चुके हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कार्यालयीन प्रतिवेदन का एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। प्रतिवेदन का प्रारूप निर्धारित करके टिप्पणी लिखिए। किसी महाविद्यालय में हुई परीक्षा में नकलबाजी पर तथ्यान्वेषण समिति की सचिव की ओर से एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं, तैयार करते हैं। उत्तर, कार्यालय व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर। क्रमांक यहाँ पे जांच का वो रहेगा, प्रति श्रीमान कुलपति महोदय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। प्रकरण छात्र श्री नारायण वर्मा रायपुर के नकल प्रकरण में जांच निवेदन। महोदय, मैंने आपके गोपनीय पत्र क्रमांक, यहाँ पत्र क्रमांक के अनुसार श्री नारायण वर्मा छात्र B.Com द्वितीय वर्ष शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर के नकल प्रकरण में सभी जानकारियां प्राप्त की। तथ्यों की पूर्ण जांच के उपरांत पाया गया कि पहला, छात्र श्री नारायण वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय का द्वितीय वर्ष का नियमित छात्र है। छात्र का पुराना रिकॉर्ड भी संदेहास्पद रहा है। गत वर्ष भी छात्र द्वारा नकल का प्रयास किया गया था। दूसरा, छात्र श्री नारायण वर्मा
के साथ अन्य छात्रों से भी गोपनीय रूप से विवरण लिए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा भी प्रकरण की वस्तु स्थिति का पता लगाया गया। सभी ने छात्र को अनुशासनहीन बताया। तीसरा, छात्र श्री नारायण वर्मा जिस कमरे में परीक्षा दे रहा था उसमें भी श्री सुरेंद्र बग्गा तथा श्रीमती प्रेरणा शर्मा निरीक्षण कार्य पर थे। इन्होंने नकल सामग्री सहित छात्र को नकल करते हुए पकड़ा। छात्र द्वारा बाद में मारपीट भी की गई। चौथा, उत्तर पुस्तिका तथा नकल सामग्री को देखने से ज्ञात हुआ कि छात्र द्वारा संपूर्ण उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में नकल की चीटों से उतारे हैं। इसमें शक अथवा दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं है। पांचवा, अंततः इस पर लगाए गए आरोप सही हैं। प्रतिवेदक श्री राजकुमार शर्मा, प्राचार्य व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर, सचिव तथ्यान्वेषण समिति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कार्यालयीन प्रतिवेदन का नमूना कैसे बनाया जाता है और प्रतिवेदन का प्रारूप निर्धारित करके टिप्पणी लिखिए। तो यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, स्मारक से क्या आशय है, उदाहरण सहित समझाइए अथवा स्मरण पत्र की विशेषता स्पष्ट करते हुए इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। स्मरण पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए अथवा स्मरण पत्र अथवा अनुस्मारक की परिभाषा लिखते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। पहले हम लोग लिखते हैं इसका आशय। उत्तर, आशय स्मरण कराने के लिए भेजी जाने वाले पत्रों को अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। ऐसे पत्रों को अंग्रेजी में रिमाइंडर कहा जाता है। कभी कभी भूल से या अन्य किसी कारण से अधीनस्थ कार्यालय द्वारा उच्च कार्यालय को पत्र पर कार्यवाही की जाना छूट जाता है, तब कार्यवाही के लिए उच्च कार्यालय द्वारा पुनः अधीनस्थ कार्यालय को स्मरण कराने के लिए पत्र लिखा जाता है। इसे स्मरण पत्र या अनुस्मारक कहते हैं। अनुस्मारक का मूल पत्र जैसा ही स्वरूप होता है अर्थात यदि मूल पत्र कार्यालय ज्ञापन था तो अनुस्मारक भी कार्यालय ज्ञापन के रूप में ही होगा, और यदि मूल पत्र अर्ध सरकारी पत्र के रूप में था तो अनुस्मारक भी अर्ध सरकारी पत्र के रूप में ही होगा। किंतु जब कभी कभी पिछले पत्रों के उत्तर नहीं मिल रहे होते हैं या मामले का महत्व बढ़ गया हो तो अनुस्मारक अर्ध सरकारी पत्र के रूप में भेजा जाता है। आइए जानते हैं कुछ विशेषताएं। अनुस्मारक की विशेषताएं निम्नांकित होती है। पहला, अनुस्मारक संबंधित विभाग की ओर लिखा गया पुराने पत्र जैसा ही होता है। इसमें पहले पत्र में लिखे गए पत्र की भाषा को दोहराया जाता है। दूसरा, अनुस्मारक में पिछले पत्र का उत्तर प्राप्त न होने के प्रति खेद प्रकट किया जाता है। तीसरा, अनुस्मारक में यह भी लिखा जाता है कि उत्तर के अभाव में काम करने की गति अवरुद्ध हो गई है। चौथा, अनुस्मारक की भाषा विषय तथा समयानुकूल थोड़ी सख्त भी हो सकती है। पांचवा, अनुस्मारकों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। छठवां, यदि अनुस्मारक का उत्तर नहीं आता तो पुनः अनुस्मारक भेजा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं अनुस्मारक का एक प्रारूप, नमूना या फिर उदाहरण। भारत सरकार वित्त मंत्रालय, बाएं साइड में क्रमांक और दाहिने साइड में पता, नई दिल्ली और दिनांक। चलिए, प्रेषक विशन सिंह, अवर सचिव भारत सरकार, सेवा में मुख्य सचिव तमिलनाडु सरकार चेन्नई। विषय, राज्य में भूकंप राहत तथा भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ की स्वीकृति। महोदय, उपयुक्त विषय पर इस मंत्रालय के इसी क्रम संख्या तथा दिनांक 24 दिसंबर के पत्र के प्रसंग में निवेदन है कि अपेक्षित विवरण अभी तक आपके कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। यह मामला अत्यधिक आवश्यक है। पूर्व विवरण तत्काल भेजने की कृपा करें। भवदीय विशन सिंह, अपर सचिव भारत सरकार। तो इस तरह से हम लोगों ने अनुस्मारक के बारे में जाना और स्मरण पत्र की विशेषता को स्पष्ट करते हुए इसके उदाहरण को समझ लिया है। तो यदि आपके प्रश्न पत्र में स्मारक पत्र किसे कहते हैं या फिर अनुस्मारक या स्मरण पत्र क्या होता है, ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से बना सकेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञापन किसे कहते हैं। ज्ञापन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आइए जानते हैं। ज्ञापन को अंग्रेजी में मेमोरेंडम कहते हैं। संक्षेप में इसे मेमो भी कहा जाता है। ज्ञापन का प्रयोग किसी बात को या तो आदेश के रूप में या तो आवेदन के रूप में ज्ञापित करने या अवगत कराने के लिए किया जाता है।
जब कोई संस्था, संघ या समुदाय किसी अधिकारी संस्था को किसी विषय में ज्ञापन देता है तो यह आवेदन पत्र की शैली में होता है, किंतु जब एक ही कार्यालय में के अंतर्गत अंतर्विभागीय आदेश देने आदि के लिए ज्ञापन दिया जाता है तो यह कार्यालय ज्ञापन शैली में होता है। इस प्रकार अंतर्विभागीय आदेश देने, सूचना प्रसारित करने, कर्मचारियों के प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं का उत्तर देने, उन्हें चेतावनी देने के लिए ज्ञापन का उपयोग किया जाता है। ज्ञापन सरकारी पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य संदेश संप्रेषित किया जाता है। ज्ञापन का प्रयोग सरकारी अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारियों एवं कर्मचारी के लिए करते हैं। इसमें निम्नांकित स्थितियां होना आवश्यक है जो ज्ञापन की विशेषताएं भी कही जाती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ निम्नांकित स्थितियां। पहला, ये कर्मचारियों द्वारा प्राप्त प्रार्थनाओं, याचिकाओं अथवा नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदनों के उत्तर देने के लिए किया जाता है। दूसरा, ये पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करने के लिए काम आते हैं। तीसरा, ज्ञापन अधीनस्थ कर्मचारियों को सरकारी सूचना देने के काम आता है। ज्ञापन एक प्रकार की सूचना होती है, यह कोई आदेश नहीं होता। चौथा, इसमें कोई संबोधन नहीं रहता। पांचवा, इसकी वाक्य रचना अन्य पुरुष में होती है। छठवां, ज्ञापन के अंत में प्रेषक के हस्ताक्षर तथा नाम और पद का उल्लेख रहता है। अब हम जानेंगे ज्ञापन के प्रकार। ज्ञापन के प्रकार, ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञापन, दूसरा कार्यालयीन ज्ञापन। ऐसे आदेश जो पूरी तरह सरकारी नहीं होते उन्हें ज्ञापन के द्वारा भेजा जाता है। ज्ञापन का एक प्रकार कार्यालयीन ज्ञापन होता है। कार्यालयीन ज्ञापन का प्रयोग भारत सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों के मंत्रालयों, सचिवालयीन विभागों के पारस्परिक पत्र व्यवहार के लिए होता है। साथ ही इसका प्रयोग अधीनस्थ कार्यालयों तथा अधिकारियों के पास सामान्य अंतर्विभागीय पत्राचार के रूप में भी होने लगा है। कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुमति देने, कार्यालयीन व्यवस्था से संबंध परिपत्र जारी करने के लिए भी कार्यालयीन ज्ञापन द्वारा पत्र व्यवहार किए जाने लगे हैं। तो अब हम जानेंगे ज्ञापन का एक उदाहरण, नमूना। तो यहाँ पे दाहिने साइड में भारतीय जीवन बीमा निगम, डिविजनल ऑफिस बिलासपुर, फिर दिनांक लिखेंगे ज्ञापन। विषय डिविजनल ऑफिस में लिपिक की नियुक्ति। श्री प्रकाश चंद्र को उसके प्रार्थना पत्र क्रमांक, दिनांक के संदर्भ में ऑफिस में लिपिक पद पर नियुक्ति पत्र निम्नांकित शर्तों पर दिया जा सकता है। पहला यानी अ, इस पद का वेतमान 3500 से 5200 है। ब, यह पद 1 वर्ष के लिए होकर पूर्णतः स्थायी है। स, नियुक्ति स्वीकार करने पर 1 सप्ताह में कार्यालय में उपस्थिति की सूचना भेजना अनिवार्य है। फिर से दाहिने साइड में अबसा डिविजनल मैनेजर, जीवन बीमा निगम, डिविजनल ऑफिस बिलासपुर। प्रति श्री प्रकाश चंद्र शर्मा, मुख्य सड़क कोरबा छत्तीसगढ़। इस तरह से ये क्या करेंगे, ज्ञापन का एक नमूना बनाएंगे। तो इसका ये उदाहरण था जिससे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से यह प्रश्न भी खत्म हुआ। अब हम अगले प्रश्न अधिसूचना की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग इस प्रश्न में देख रहे थे ज्ञापन किसे कहते हैं और इसका एक उदाहरण बनाइए। चलिए आगे अगले प्रश्न पर जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अधिसूचना किसे कहते हैं। अधिसूचना के विषय बताते हुए उसका एक नमूना प्रस्तुत कीजिए अथवा अधिसूचना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक उदाहरण देकर अधिसूचना के प्रारूप को समझाइए, या फिर अधिसूचना क्या है उदाहरण सहित समझाइए, या फिर अधिसूचना से आप क्या समझते हैं, अधिसूचना की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो अधिसूचना वाली सभी प्रश्न के उत्तर यहाँ पे हम बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अधिसूचना से आशय, कार्यालय से संबंध राज्य कार्य विषय सूचनाओं को अधिसूचना कहते हैं। कार्यालय से संबंध राज्य कार्य विषय सूचनाओं को अधिसूचना कहते हैं। ये अधिसूचनाएं सर्वसाधारण के लिए निकाली जाती है जिन्हें अभिलेख के रूप में प्रकाशित किया जाता है। अधिसूचना शब्द को अंग्रेजी में नोटिफिकेशन भी कहते हैं। अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में होता है। अधिसूचनाओं में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राजपत्र किस खंड में उन्हें प्रकाशित किया जाना है। भारतीय राजपत्र के 4 भाग हैं और प्रत्येक भाग में कई खंड होते हैं। अधिसूचना के विषय, अधिसूचना में पहला नियम, दूसरा आदेश, तीसरा आदेशों के लागू होने की तिथियां, चौथा राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियों के आदेश, स्थानांतरण, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के आदेशों की सूचनाएं आदि प्रकाशित की जाती है। तो ये थे अधिसूचना के विषय।
अब हम देखते हैं अधिसूचना की प्रमुख विशेषताएं एवं उनकी सावधानियां। अधिसूचना जारी करते समय अनेक सावधानी रखना आवश्यक है, जो उसकी प्रमुख विशेषताओं के रूप में इस प्रकार है। पहला, अधिसूचना ऐसे पत्राचार हैं जो भारत के गजट या राजपत्र में प्रकाशित होता है। दूसरा, अधिसूचना के प्रारंभ में यह निर्देश आवश्यक रूप से होता है कि यह भारतीय राजपत्र के किस भाग और किस खंड में प्रकाशित होगा। तीसरा, यह सरकार की ओर से सरकारी कार्यालयों, तट संबंधी अधिकारियों एवं कर्मचारियों अथवा जन साधारण की जानकारी हेतु राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, अवकाश, पदोन्नति, पदत्याग, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति तथा नियमों और आदेशों की घोषणा तथा विभिन्न अधिकारियों को सौंपे जाने संबंधी घोषणाओं के रूप में होती है। चौथा, इसके द्वारा भारत सरकार की प्रेम को प्रेषित की जाती है। पांचवा, मूल टंकित प्रति ही मुद्रण हेतु भेजी जानी चाहिए। कार्बन प्रतियां या साइक्लोस्टाइल की हुई प्रतियां नहीं भेजी जानी चाहिए। छठवां, जो अधिसूचना प्रेस को प्रेषित की जाती है उसमें पृष्ठांकन टंकित किया जाता है, परंतु जिस अधिसूचना में संविधान संबंधी नियमों एवं आदेश आदि की घोषणा होती है उसकी प्रतियां अन्यत्र नहीं भेजी जानी चाहिए। सातवां, इसके आदि में क्रमांक, दिनांक तथा कार्यालय का नाम अंकित रहता है। आठवां, अधिसूचना में संबोधन नहीं रहता। यह किसी अधिकारी को संबोधित करके भी नहीं लिखी जाती है। नौवां, अधिसूचना के प्रारूप में काट छाट करना या काट कर या बदल कर ऊपर लिखना वर्जित है। हस्ताक्षर में भी अस्पष्टता स्वीकार नहीं होती है। 10वां, अधिसूचना सदैव अन्य पुरुष में लिखी जाती है। 11वां, अधिसूचना के अंत में प्रसारक अधिकारी के हस्ताक्षर रहते हैं। अधिकारी संयुक्त सचिव या उससे उच्च स्तर के होते हैं। कृत्य लिखकर इससे निचले स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर मान्य नहीं होते। 12वां, भारत सरकार के गजट में प्रकाशित होने वाली अधिसूचनाओं के साथ ईस्वी सन तथा संवत दोनों के दिनांक तथा तिथियों का उल्लेख किया जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे अधिसूचना का एक उदाहरण। आइए जानते हैं कैसे बनता है अधिसूचना का उदाहरण। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर। दाएं साइड दिनांक, बाएं साइड क्रमांक। निम्नांकित पदाभिलाषियों की अस्थायी नियुक्ति अन्य आदेश प्रसारित होने तक भौतिक विज्ञान के व्याख्याता पद पर छत्तीसगढ़ शिक्षा सेवा के अंतर्गत वेतनमान 7,000 से 10,500 में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से की जाती है तथा उनका पदांकन उनके नामों के सम्मुख दर्शाए गए महाविद्यालय में किया जाता है। क्रमांक, पदाभिलाषी का नाम और इस साइड महाविद्यालय। पहला, श्री गौरव रजनी, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर। दूसरा, जगदीश पटेल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर। तीसरा, श्री प्रणव व्यास, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग। चौथा, श्री अनंत कुमार अजमेर, शासकीय कन्या महाविद्यालय, भिलाई। जो पदाभिलाषी 1 माह से पूर्व सूचना दिए बिना ही सेवाओं से त्यागपत्र देगा उसे अनिवार्य रूप से 1 महीने का वेतन जमा कराना होगा। पद पूर्णतः अस्थायी है, अतः पदाभिलाषियों को सेवाएं किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने बाबत यात्रा व्यय किसी को भी नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार। उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर। और इसकी प्रतिलिपियां प्रेषित। पहला, प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस राजपत्र में प्रकाशन हेतु। दूसरा, शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर। तीसरा, जगदीश पटेल, जवाहर मार्ग, बिलासपुर। चौथा, श्री प्रणव व्यास, पूर्व। पांचवा, श्री गौरव रजनी, बिलासपुर। छठवां, श्री अनंत कुमार अजमेर, बस्तर। तो ये प्रतिलिपियां जिनके पास भेजी जाती हैं उनको यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये हम लोगों ने अधिसूचना का एक उदाहरण भी समझ लिया। तो हम लोग इस प्रश्न में क्या जान रहे थे? हम लोग समझ रहे थे अधिसूचना किसे कहते हैं। अधिसूचना के विषय बताते हुए उसका एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। तो अधिसूचना
कैसा होता है आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। हमारे अगले प्रश्न है, शासकीय पत्र सरकारी पत्र किसे कहते हैं, समझाइए। शासकीय पत्र और सरकारी पत्र किसे कहते हैं, अथवा शासकीय पत्र की 10 विशेषताएं बताइए। तो चलिए समझते हैं। उत्तर है, शासकीय पत्र जो पत्र सरकार के कार्यालय से दूसरे कार्यालय को अथवा दो राज्यों की सरकारों के मध्य, दो देशों की सरकारों के मध्य सरकारी एवं गैर सरकारी अशासकीय संगठनों के बीच जारी किए जाते हैं, उन्हें शासकीय पत्र कहा जाता है। अब जानते हैं शासकीय पत्र की विशेषताओं के बारे में। शासकीय पत्र की प्रमुख विशेषताएं। शासकीय पत्र की संरचना संबंधी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, शासकीय पत्र में सबसे ऊपर दाईं ओर संबंधित कार्यालय, संस्था या सरकार का नाम अंकित होता है, जैसे भारत सरकार, गृह मंत्रालय आदि। दूसरा, उसके नीचे कार्यालय से पत्र भेजने की तिथि और रजिस्टर में अंकित जावक संख्या का उल्लेख रहता है। तीसरा, तत्पश्चात पत्र की बाईं ओर पहले प्रेषक का पद, नाम तथा पता लिखा रहता है। चौथा, उसके नीचे विषय लिखा होता है, जैसे प्रशासन में हिंदी का प्रयोग, छात्रवृत्ति, अनुदान आदि। पांचवा, पत्र में तत्पश्चात पिछले पत्र का संदर्भ दिया जाता है। छठवां, तत्पश्चात संबोधन किया जाता है, जैसे महोदय, प्रिय महोदय, मान्यवर इत्यादि। सातवां, प्रतिपाद विषय को परिच्छेदों या अनुच्छेदों में विभाजित कर लिखा जाता है। आठवां, शासकीय पत्र में वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पूर्णतः समावेश होना चाहिए। नौवां, शासकीय पत्र सदैव अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में लिखा जाता है। यह पत्र पूर्ण रूप से औपचारिक होता है। 10वां, पत्र की भाषा सरल, शिष्ट और संयत होती है। 11वां, प्रेषक के हस्ताक्षर के नीचे प्रेषक का नाम पद स्पष्ट अक्षरों में लिखा रहता है या मुद्रांकित रहती है। 12वां, अंत में जिन संबंधित व्यक्तियों को प्रतिलिपियां प्रेषित की जाती हैं उनका उल्लेख किया जाता है। तो यह थी शासकीय पत्र की विशेषताएं। और इसका एक नमूना देख लेते हैं। शासकीय पत्र का नमूना, गृह मंत्रालय, भारत शासन, नई दिल्ली। इस तरह से आप लिखेंगे, नई दिल्ली, दिनांक और इस साइड क्रमांक। प्रति सचिव, गृह मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर। महोदय, मुझे यह लिखने का निर्देश हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में सांप्रदायिक असंतोष उभरा है, जिससे उपद्रवों व दंगों की आशंका से भारत सरकार चिंतित है। इससे देश की छवि धूमिल होती है तथा आम जनता, जनमानस में भी वैमनस्य की भावना का विकास होता है। भारत सरकार का विचार है कि इस प्रकार की गतिविधियों का कठोर और दृढ़ता से सामना किया जाए तथा स्थिति पर नियंत्रण के लिए हर संभव उपाय किया जाए। भारत सरकार का यह भी विचार है कि गुप्तचर विभाग द्वारा इस बात की पूर्ण जांच कराई जाए और इस घटना के पीछे किसी राजनीतिक दल या संस्था का हाथ था, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इस संबंध में किसी भी सूचना, जानकारी और कार्यवाही के विषय में इस कार्यालय में संपर्क करें। भावदी विनोद शर्मा, IAS, सचिव, गृह मंत्रालय। और इधर प्रतिलिपियां जहां जहां भेजी गई हैं। पहला, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर। और दूसरा, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न भी खत्म हुआ। हमारा प्रश्न था, शासकीय पत्र किसे कहते हैं, इसे समझाइए, या फिर शासकीय पत्र की 10 विशेषताएं लिखिए। तो यह प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसका हम लोगों ने एक नमूना भी देख लिया। अगला प्रश्न पर आते हैं हम। अगला प्रश्न है, सरकारी व अर्ध सरकारी पत्र में अंतर। चलिए उसका उत्तर पे आते हैं। उत्तर है, सरकारी व अर्ध सरकारी पत्र में अंतर। पहला, सरकारी पत्र प्रायः विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, संबद्ध तथा मातहत कार्यालयों, सार्वजनिक निकायों आदि को लिखे जाते हैं, जबकि अर्ध सरकारी पत्र प्रायः केंद्र सरकार द्वारा अपने विभाग के अधिकारी द्वारा किसी अन्य विभाग के व्यक्ति को किसी विशिष्ट मामले की ओर व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करने के लिए लिखे जाते हैं। दूसरा, शासकीय पत्रों में औपचारिकता अधिक होती है, जबकि अर्ध सरकारी पत्रों में औपचारिकता एवं अनौपचारिकता दोनों ही होती है। तीसरा, शासकीय पत्रों में भावना का स्थान तनिक भी नहीं होता, जबकि अर्ध सरकारी पत्रों में भावना का सूक्ष्म स्थान होता है और इन पत्रों में घनिष्ठता का समावेश होता है।
चौथा, शासकीय पत्रों में संबोधन में केवल महोदय लिखा जाता है, जबकि अर्ध शासकीय पत्रों में प्रिय प्रियवर के साथ नाम अथवा उपनाम आदि का प्रयोग होता है। पांचवा, शासकीय पत्र में कलेवर में मुझे आदेश हुआ है या मुझे निर्देश हुआ है पदावली का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में मुझे लिखते हुए प्रसन्नता हो रही है या मुझे इस बात की खुशी है लिखा जाता है। छठवां, पत्र की समाप्ति पर स्वनिर्देश के लिए सरकारी पत्र में भौदी या आपका विश्वास भाजक लिखा जाता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में आपका सद्भावी या आपका ही प्रयोग किया जाता है। सातवां, सरकारी पत्र में प्रेषक अपने हस्ताक्षर व पद का उल्लेख करता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक अधिकांशतः केवल अपने हस्ताक्षर ही करता है। तो इस तरह से हम पढ़ रहे थे सरकारी व अर्ध सरकारी पत्रों में अंतर। तो यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, टिप्पण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। टिप्पण का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, टिप्पण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है, शासकीय विभागों तथा कार्यालयों में आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और कार्य को सुचारू रूप से एवं नियमानुसार चलाने के लिए तथा बाहरी संपर्क बनाए रखने के लिए कई बातों तथा बहुत सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक कार्यालय में उसके कार्य से संबंधित अनेक प्रकार के पत्र आते हैं। जैसे ही किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त होता है, वैसे ही उसके निपटाने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। पत्र आदि को निपटाने के लिए समय समय पर जो अभिव्यक्तियां लिखी जाती हैं उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणियों पर आदेश प्राप्त कर तदनुसार कार्य किया जाता है। शासकीय कार्यों के निपटाने की समस्या के प्रारंभ से अंत तक यानी आदेश प्राप्त होने तथा समस्या के समाधान तक की यात्रा टिप्पण के द्वारा की जाती है। इसलिए टिप्पणी का बहुत महत्व है। टिप्पणी वे अभिव्यक्तियां हैं जो किसी विचाराधीन विषय के संदर्भ में या संबंध में लिखी जाती हैं, जिससे उसके निराकरण की सुविधा हो सके। टिप्पणी का उद्देश्य उन बातों से स्पष्ट रूप से तथा तर्क एवं नियमानुसार प्रस्तुत करना है जिन पर निर्णय करना होता है। उन बातों की ओर भी संकेत करना है जिनके आधार पर निर्णय लेने की संभावना होती है। अतः पत्र के सार को बतलाते हुए निर्णय लेने के लिए अपना सुझाव देना ही टिप्पण है। टिप्पण एक आलेख को दूसरे आलेख से जोड़ता है। टिप्पण और टिप्पणी एक ही है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरह से हमारा टिप्पण किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए, या फिर टिप्पण का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापारिक पत्र से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी आवश्यकता एवं कार्य बताइए। व्यावसायिक पत्र के महत्व की विवेचना कीजिए अथवा व्यावसायिक पत्र व्यापारिक साख का निर्माण करने के साथ साथ व्यापार को प्रोत्साहित एवं उसका विकास करता है, उक्त कथन की पुष्टि कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। व्यापारिक पत्र से आशय एवं परिभाषा। व्यापारिक पत्र से आशय उन पत्रों से है जो व्यापारियों के मध्य अथवा व्यापारी और ग्राहक के मध्य किसी व्यापारिक कार्य कराने के संबंध में लिखे जाते हैं। कभी कभी ये व्यापारी कुछ सुविधाओं की प्राप्ति अथवा शिकायतों की प्रस्तुतिकरण के लिए भी सरकारी अथवा अर्ध सरकारी संस्थाओं से भी पत्र व्यवहार करता है। ये पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। हर्बर्ट ए केसन के अनुसार प्रत्येक निर्गमित पत्र आपकी संस्था का यात्री है, यह विक्रेता है, यह संदेश जाता है, यह शांत होता है परंतु गूंगा नहीं, यह ग्राहकों को आकर्षित करता है या भगा देता है, यह संस्था की ख्याति निर्माण में सहायता पहुंचाता है। एक अन्य विद्वान ने व्यापारिक पत्र की परिभाषा इन शब्दों में दी है, एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र लेखक का प्रतिनिधि होता है। जिस प्रकार किसी प्रतिनिधि या एजेंट द्वारा ठीक से व्यवहार न करने की दशा में उसके मालिक को हानि पहुंचने की आशंका रहती है, उसी प्रकार एक खराब ढंग से लिखा गया पत्र लेखक के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। एवं श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र में लेखक का व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होना चाहिए। व्यापारिक पत्र का उद्देश्य। व्यापारिक पत्र लिखने के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, व्यक्तिगत रूप से संपर्क किए बिना संप्रेषण की सुविधाजनक माध्यम प्रदान करना। दूसरा, कोई सूचना प्राप्त करना या प्रदान करना। तीसरा, किए गए व्यवहारों का लेखा रखना। व्यापारिक पत्र व्यवहार की आवश्यकता एवं महत्व। आइए जानते हैं व्यापारिक पत्र व्यवहार की आवश्यकता एवं महत्व। आधुनिक युग
प्रगतिशील व्यापारिक युग है। इस युग में व्यापार का मूल आधार पत्र व्यवहार ही है एवं प्रभावी पत्र व्यवहार की वृद्धि में सहायक तथा इसके विपरीत एक घटिया तरीके से लिखा हुआ पत्र व्यापार के विनाश का कारण हो सकता है। प्रभावी एवं कुशल पत्र व्यवहार द्वारा ग्राहकों को सहज ही आकर्षित किया जा सकता है। व्यापारिक पत्र व्यवहार का महत्व निम्नांकित बातों से भी स्पष्ट होता है। पहला है व्यापारिक क्षेत्र के विस्तार में सहायक। व्यावसायिक पत्र व्यवहार की आवश्यकता उस समय नहीं थी जब व्यापार का क्षेत्र सीमित था तथा संकुचित था। केवल स्थान विशेष में रहने के कारण व्यक्ति उसी स्थान पर पदार्थों को देखकर क्रय विक्रय कर लेता था। तब ना तो पत्र व्यवहार की आवश्यकता ही थी और ना ही उसके लिए साधन ही प्राप्त थे। परंतु आज के व्यापार की तो रूपरेखा ही बदल गई है। व्यापार राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, जिसमें बैंक, बीमा, संदेश एवं मालवाहक संस्थाओं के अत्यधिक सहयोग की आवश्यकता है। ऐसे परिस्थिति में पत्र व्यवहार आधुनिक व्यवहार के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गया है और उसके लिए त्वरित तथा शीघ्रगामी साधन भी प्राप्त हुए। वास्तव में व्यापार, यातायात, वाहन, संवहन आदि साधनों का और पत्र व्यवहार का विकास साथ साथ हुआ। बिना पत्र व्यवहार के आज विस्तृत व्यापार की सर्वथा असंभव है। पत्र व्यवहार के बल पर व्यापारी अपने व्यवसाय को संचार के सुदूर प्रदेशों तक व्याप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यापारी भी आज तक नहीं न कभी परस्पर मिल पाए हैं और न भविष्य में उनके मिलने की संभावना है। पारस्परिक घनिष्ठ व्यापारिक संबंध केवल पत्र व्यवहार द्वारा ही स्थापित कर लेते हैं। तो यह था व्यापारिक क्षेत्र में विस्तार में सहायक। और दूसरा है रचनात्मक शक्ति के भी रूप में। वास्तव में पत्र व्यवहार एक रचनात्मक शक्ति है जिसके सदुपयोग से पूर्व स्थापित व्यापारिक संबंध पनपते हैं और नवीन सृजित होते रहते हैं, परंतु उसी शक्ति का दुरुपयोग अथवा प्रयोग में असावधानी हानिकारक हो सकती है। तीसरा, प्रतियोगिता का सामना करने के लिए। प्रतियोगिता के इस युग में कुशल व्यापार के लिए यह अनिवार्य है कि वह कुशल पत्र लेखन की भी व्यवस्था करे। पत्रों का प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। प्रत्येक वाक्य शब्द ही नहीं अपितु प्रत्येक अक्षर और पत्र भी आकृति भी अपना प्रभाव पाठक पर डालते हैं। यही नहीं, जो कार्य व्यक्तिगत भेंट से नहीं बनते सहज ही में प्रभावी पत्र से होते देखे गए हैं। चौथा, व्यक्तिगत भेंट से भी अधिक प्रभावी। व्यापार में व्यक्तिगत भेंट का महत्व तो है ही, परंतु कई स्थानों पर पत्र का स्थान भेंट से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। व्यापारी और ग्राहक के व्यक्तिगत पारस्परिक संबंध प्रायः व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित होते हैं और बहुत से निर्णय व्यक्तिगत बातचीत से सुगमता से हो सकते हैं, परंतु व्यक्तिगत भेंट के पहले और पश्चात पत्र व्यवहार तो आवश्यक ही है। व्यक्तिगत भेंट की व्यवस्था भी प्रायः पत्र व्यवहार द्वारा प्रसंग इत्यादि निश्चित कर लेने के पश्चात होती है। भेंट के पहले पत्र व्यवहार से भेंट के समय की बातचीत का स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। जो बातें संकोचवश व्यक्तिगत भेंट के समय नहीं कही जा सकती, उन्हें बड़ी नम्रतापूर्वक अत्यंत सुगमता के साथ पत्रों में लिखा जा सकता है, जिससे ग्राहक के नाराज होने की संभावना कम ही रहती है। विक्रेता अनुचित दबाव के कारण हानि आदि सभी से बच जाता है, क्योंकि जब क्रेता दुकान पर जाता है तो उसकी कुछ न कुछ बात को तो मानना ही पड़ता है। कभी कभी यह भी भय रहता है कि व्यक्तिगत भेंट के समय अथवा आवेश में मुंह में ऐसे वाक्य न निकल जाए जो व्यापारी का पक्ष कमजोर पड़ जाए अथवा ग्राहक रुष्ट हो जाए, किंतु पत्रों में ऐसा व्यवहार की संभावना नहीं रहता। यही नहीं, व्यक्तिगत भेंट से हमारी कमजोरियों का पर्दाफाश होने का भी भय रहता है, किंतु पत्र व्यवहार में इसका तनिक भी डर नहीं रहता। पांचवा है मितव्ययिता। मितव्ययिता, यह सभी जानते हैं कि व्यावसायिक पत्र व्यवहार व्यक्तिगत भेंट की अपेक्षा कहीं अधिक सस्ता और सुलभ साधन है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आगरा का एक व्यापारी बंबई के व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है। ऐसी स्थिति में यदि वह व्यक्तिगत भेंट करेगा तो उसे रेल किराया आदि में पर्याप्त धन व्यय करने के साथ साथ एक सप्ताह का समय भी व्यतीत करना होगा। इसके विपरीत वह कुछ ही मिनटों में पत्र लिखकर न्यूनतम व्यय पर मुंबई के व्यापारी से संपर्क स्थापित कर सकता है। तो हम लोगों ने जाना व्यापारिक पत्र व्यवहार की आवश्यकता एवं महत्व। इसके हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देख लिया। हम लोगों ने 5 पॉइंट किया और हम जानेंगे व्यापारिक पत्र के कार्य। अब हम जान रहे हैं व्यापारिक पत्र के कार्य। प्रारंभिक अवस्थाओं में पत्र व्यवहार को केवल सूचना देने का एक साधन माना जाता है, लेकिन आज के प्रगतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक युग में से इसे बिक्री का एक निहित एवं प्रभावशाली साधन समझा जाता है।
किसी सूचना को भेजने के साथ साथ व्यापारिक पत्र व्यवहार 3 प्रमुख कार्य करता है। पहला, लिखित ब्यौरा रखना, दूसरा, व्यापार को प्रोत्साहित करना, तीसरा, साख का निर्माण करना। तो सबसे पहले हम लोग लिखित ब्यौरा को समझते हैं। लिखित ब्यौरा रखना, किसी व्यक्ति की स्मरण शक्ति कितनी भी तेज क्यों ना हो, आज के जीवन की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए तो यह निसंकोच कहा जा सकता है कि वह प्रत्येक बात को याद नहीं रह सकता। यदि वह केवल अपनी स्मरण शक्ति पर भी निर्भर रहता है तो प्राप्त होने वाली सभी पत्रों के संबंध में उचित कार्य नहीं कर सकेगा। अतः पत्रों को संभाल कर रख लिया जाता है। जो कोई बात पत्राचारों में तय होती है उसे भविष्य के संदर्भ में भी लिखित रूप दे दिया जाता है। क्रय विक्रय, साख सूचना, ऋण की वसूली जैसे कार्यों के संबंध में तो पत्र व्यवहार का एक विशेष महत्व है, क्योंकि काम का एक भी शब्द छूट जाने से बेकार व्यय तथा मतभेद उत्पन्न होने का भय रहता है। इस प्रकार पत्र व्यवहार व्यापार के सुसंचालन में सहायता देने के साथ साथ मतभेद विषयक मामलों में साक्ष्य का कार्य करते हैं। तो यह था लिखित ब्यौरा रखना। अब दूसरा है व्यापार को प्रोत्साहित करना। व्यापार को प्रोत्साहित करना, आजकल बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से उत्पादित वस्तुओं को बेचने की समस्या भी जटिल हो गई है। आज उत्पादन, प्रशासन व वितरण की सभी अवस्थाओं में पत्र व्यवहार करना पड़ता है। वितरण के क्षेत्र में तो पत्र व्यवहार का महत्व अपरंपार है। बिक्री का कार्य करने के लिए पत्रों को व्यापार से लगभग सभी कार्य करने पड़ते हैं। वे संभावित ग्राहकों से संपर्क स्थापित करते हैं, उनको वस्तुओं की किस्म व प्रयोग से परिचित कराते हैं और मांग पैदा करते हैं। पहले पूछताछ की जाती है और फिर इनके बदले निर्ख भेजे जाते हैं। इसके पश्चात आदेश, स्वीकृति, साख सुविधा, भुगतान आदि का क्रम चलता है। इसी प्रकार बिक्री संबंधी पत्र बैंकों या बीमा कंपनियों के साथ पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता भी पैदा कर देते हैं। संक्षेप में बिक्री से संबंधित पत्र व्यवहार के सभी पहलुओं को स्पर्श करते हैं। अब तीसरा में आ जाते हैं। तीसरा है साख या ख्याति का निर्माण करना। प्रायः सभी पत्रों के 2 उद्देश्य होते हैं। एक, कुशल सेवा प्रस्तुत करके वे अपना तात्कालिक उद्देश्य तो पूरा कर ही देते हैं, साथ ही ग्राहकों को भविष्य में उपयोगी होने वाला आश्वासन देकर उन्हें आगे भी आदेश देते रहने के लिए प्रेरित करते हैं तथा इस प्रकार फर्म के लिए ख्याति का निर्माण करते हैं। वास्तव में किसी पत्र को तब तक अपने उद्देश्य में सफल नहीं माना जा सकता जब तक कि वह फर्म ख्याति के निर्माण में सहयोग नहीं देता। उदाहरण के लिए, एक पत्र के द्वारा हिसाब का रुपया वसूल किया जा सकता है, लेकिन यदि वह पत्र नम्र भाषा में नहीं लिखा गया तो इससे ग्राहक सदा के लिए बिगड़ जाता है। इसी प्रकार यदि उधार की सुविधा देने की अस्वीकृति का पत्र सावधानी व नम्रता के साथ नहीं लिखा गया तो वह व्यापार को हानि पहुंचाने का कारण सबब बन सकता है। व्यापार में साख, ऋण की वसूली, शिकायत आदि के कुछ ऐसे बातें हैं जो कि बहुत नाजुक हैं और इनके संबंध में किसी अनुभवी या उत्तरदायी व्यक्ति को ही पत्र व्यवहार का कार्य सुपुर्द करना चाहिए। वास्तव में साख की उत्पत्ति व आधारशिला है जिस पर एक विशाल व्यापारिक भवन का निर्माण किया जाता है। जिह्वा बनाम कलम। उपयुक्त विवरण से पत्र व्यवहार का महत्व स्पष्ट हो जाता है। व्यापारिक पत्र व्यवहार के माध्यम से दूरस्थ लोग संपर्क में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको न कभी देखा है और न जिनसे स्वप्न में भी कभी संपर्क की आशा हुई है, पत्र के माध्यम से वे लोग निकट आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था व्यापारिक पत्र से आपका क्या अभिप्राय है, व्यापारिक पत्र की महत्व एवं विवेचना कीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यालयीन ज्ञापन से क्या तात्पर्य है? इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कार्यालयीन ज्ञापन का एक नमूना दीजिए। अथवा कार्यालय ज्ञापन से आप क्या समझते हैं? कार्यालय ज्ञापन का एक प्रारूप तैयार कीजिए। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। उत्तर, कार्यालयीन ज्ञापन का ही प्रकार है। कार्यालयीन ज्ञापन का प्रयोग एक कार्यालय द्वारा अन्य कार्यालयों या अपने कार्यालय के विभिन्न विभागों की सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए अथवा किसी व्यवस्था को सभी जगह समान रूप से लागू करने के लिए किया जाता है। चूँकि सूचनाएं एवं व्यवस्था संबंधित निर्देशन किसी एक व्यक्ति अथवा पद नाम से संबंध न होकर सबके लिए होते हैं, अतः कार्यालय ज्ञापन आदेश शैली में लिखे जाता है। इसमें समाप्ति सूचक आपका, भवदी आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। पूरा ज्ञापन अन्य पुरुष या कर्मवाच्य में तैयार किया जाता है। कार्यालयीन ज्ञापन की विशेषताएं।
ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन में कलेवर विषय वस्तु शिल्प की दृष्टि से पर्याप्त अंतर है, लेकिन दोनों की मूलभूत विशेषताएं समान है। दोनों को लिखते समय पर्याप्त सावधानी आवश्यक है। ज्ञापन अथवा कार्यालयीन ज्ञापन को लिखते समय इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, कार्यालयीन ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। दूसरा, इसमें किसी प्रकार का संबोधन और अधोलेख नहीं होता। तीसरा, यह आदेश शैली में लिखा जाता है। चौथा, इसमें नीचे दाईं ओर केवल प्रेषक के हस्ताक्षर, उनके पद का नाम और कार्यालय का उल्लेख रहता है। पाँचवा, इसमें पहले अनुच्छेद पर क्रमांक नहीं लिखा जाता है, अपितु बाद के अनुच्छेद पर क्रमांक लिखा जाता है। छठवां, इसके वाक्य किया गया, किया जाता है, किया जाएगा आदि कर्मवाच्य में होते हैं। सातवां, ज्ञापन में नीचे बाईं ओर ज्ञापन पाने वाले का नाम, पद का नाम, उसका पता लिखा जाता है। आइए कार्यालय ज्ञापन का एक नमूना देखते हैं, इसे कैसे तैयार किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन का नमूना एक भारत सरकार निर्माण एवं आवास मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन। हिंदी, विषय हिंदी में आवेदन पत्र देना। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि हाल ही में एक प्रश्न उठाया गया कि सरकारी कर्मचारी यदि चाहे तो सरकारी निवास स्थान में आवंटन के मामले में फॉर्म हिंदी में भर सकते हैं अथवा नहीं। उस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस प्रकार का कोई फॉर्म हिंदी में भरे और इस मंत्रालय को कोई आवेदन पत्र, याचिका आदि हिंदी में भेजता है तो इस पर कोई आपत्ति ना की जाए। उक्त संबंध में गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि इस कार्यालयीन ज्ञापन की विषय वस्तु से अपने अधीनस्थ कार्यालयों अथवा अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों एवं बिलासपुर कर्मचारियों को सूचित करें। एम श्रीनाथन, विशेष सचिव, निर्माण एवं आवास मंत्रालय, नई दिल्ली। तो इस तरह से आप एक नमूना तैयार कर सकते हैं कार्यालय ज्ञापन का। अब एक दूसरा नमूना भी हम देख लेते हैं। ये भी कार्यालय ज्ञापन का नमूना 2 है। इसमें क्रम संख्या मकान, यहाँ पे भारत सरकार गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक, इस तरह से विषय मकान देने की सूचना। मुझे यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि द्वितीय श्रेणी के 5 मकान करोल बाग क्षेत्र में खाली हो गए हैं, इसलिए जो कर्मचारी इन मकानों में रहने के इच्छुक हैं अपनी वारिता में क्रम से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15 मार्च तक प्रस्तुत कर देवें ताकि उन पर विचार करके मकानों को उन्हें दिया जा सके। हस्ताक्षर संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। प्रतिलिपि सभी राजकीय कार्यालय। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 नमूना देखा और हमारा यह प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। हमारा प्रश्न था कार्यालय ज्ञापन से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख करते हुए कार्यालय ज्ञापन का एक नमूना दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर है अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र एक प्रकार से शासकीय पत्र ही होते हैं क्योंकि इनका विषय सरकारी ही होता है। इन पत्रों में किसी समस्या या प्रकरण पर संबंधित व्यक्ति से व्यक्तिगत रुचि लेने की या उसका ध्यान आकृष्ट करने की अपेक्षा होती है। ये औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। अर्धशासकीय पत्रों की विशेषताएं। पहला, ये पत्र एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं। दूसरा, इस प्रकार के पत्रों में अनौपचारिकता का निर्वहन आवश्यक नहीं है। तीसरा, इस प्रकार के पत्रों में मैत्रीपूर्ण सहज शैली का सरल भाषा का प्रयोग होता है। चौथा, इस प्रकार के पत्रों में मुझे आदेश हुआ है या मुझे निर्देश मिला है कि बजाय मुझे लिखते हुए प्रसन्नता हो रही है या मुझे इस बात की खुशी है लिखा जाता है। पांचवा, इस प्रकार के पत्रों में अंत में भवदी एवं हस्ताक्षर के अलावा गोपनीय शब्द लिखा रहता है। तो आइए जानते हैं अर्थशास्त्रीय पत्र का एक नमूना। अर्थशास्त्रीय पत्र का नमूना गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, अर्थशास्त्रीय पत्र क्रमांक। प्रति श्री R.K. शर्मा, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग। यह लिखते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आगामी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके अंतर्गत 21/8 से 25/9 तक अल्प बचत पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया है। प्रत्येक शिक्षण संस्था में इस अवधि में उक्त विषय से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपकी सहायता हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा संलग्न है, अतः आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यथासंभव यथाशक्ति अपना योगदान देकर उसकी प्रगति समीक्षा की जानकारी हमें प्रदान करें। धन्यवाद। भवदी डॉक्टर S.K. मेहरा, कुलपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। तो इस तरह से हमने इसका नमूना देखा, अर्थशास्त्रीय पत्र किसे कहते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं, और का एक उदाहरण भी हम लोगों ने समझा। तो इस तरह से हम पढ़ रहे थे
खंड ख हिंदी भाषा और उसके विविध रूप का पाठ 1 कार्यालयीन भाषा। तो कार्यालयीन भाषा के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पे प्रस्तुत किए। यदि आपके मन में किसी तरह का सवाल है तो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर हिंदी भाषा का क्वेश्चन। हम लोग आज पढ़ रहे थे खंड ख हिंदी भाषा और इसके विविध रूप पार्ट 1 कार्यालयीन भाषा। अगले वीडियो में हम जानेंगे पार्ट 2 मीडिया की भाषा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।